Hello everyone, welcome to Magnet Race. This is Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. जैसा कि आपको पता है कि अभी हम जो IGKO में पढ़ाई कर रहे हैं, हम काहे की पढ़ाई करने वाले हैं, वी आर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया, राइट। उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली वी आर गोइंग टू स्टडी एंड वी आर स्टडिंग व्हाट, वी आर स्टडिंग करंट अफेयर्स, वी आर स्टडिंग, हम स्नाइपर्स कवर कर रहे हैं, करंट अफेयर्स कर रहे हैं, स्टैटिक जीके कर रहे हैं एंड लाइफ स्किल्स कर रहे हैं, राइट। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जब हम बात करते हैं एक स्पेसिफिक एग्जामिनेशन की, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम पढ़ाई जिस तरह से कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको फोकस करते हुए है या नहीं है, राइट। अगर आप जीके की बात करते हैं तो इतना वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है कि उसका कोई ओर छोड़ नहीं है। हम अगर उसको पढ़ें तो एवरीथिंग दैट वी कैन ऑलमोस्ट, हम आसपास जो भी देख सकते हैं वो सब कुछ हमारे स्टैटिक जीके का या हमारे करंट अफेयर्स का या हमारे आसपास की दुनिया का हिस्सा हो सकता है और वो सब कुछ जीके में आ जाएगा। तो हमें इसमें स्ट्रैटेजी जो है हमें ये बनानी है कि हमें बैलेंस्ड रखते हुए पढ़ना है सब कुछ। हमें साथ में करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, स्टैटिक जीके भी पढ़ना है और कंसेप्ट तो हमारा चल ही रहा है, ठीक है। तो आज जो हम पॉलिसीज़ करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है? हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉलिसीज़ और स्कीम्स जो क्या हैं 2001 में, मतलब 2021 में। 2021 मतलब लास्ट ईयर। तो ऑब्वियसली ये काहे का हिस्सा हुआ? ये हमारे, दिस इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ जीके एंड दिस इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। अब जब हम IGKO की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में अक्सर ये बात आती है कि भाई दिस इज़ एन इंटरनेशनल लेवल एग्जामिनेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एग्जामिनेशन है जीके का, ये तो हमें मालूम है, ओलंपियाड है। तो लेकिन इसमें एक और चीज़ होती है और वो ये होती है, आपने जब सैम्पल क्वेश्चंस देखे होंगे, जब हमने सैम्पल मॉक पेपर्स डिस्कस किए थे बहुत इनिशियली, तब आपने ये बात देखी होगी कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये इंटरनेशनल स्तर का एग्जामिनेशन है, आपकी जो लोकेशन है, आप कहाँ पे बिलोंग करते हैं, आप कौन से जगह से आते हैं, आप डेमोग्राफिकली कौन सी लोकेशन पर हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कई लोगों ने इस तरह के भी क्वेश्चंस उठाते हैं लोग कि भाई जब IGKO है, इंटरनेशनल है, तो इतना ज़्यादा हम अपनी एक अपनी लोकल जगहों का या लोकल हम अपनी चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों करें? क्योंकि उसका पैटर्न इस तरह का है। अगर आप पुराने क्वेश्चंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और आपके जो साउथ एशियन हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। सो ऑब्वियसली ये जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न, उस हिसाब से डिफर करता है कंट्री टू कंट्री, प्लेस टू प्लेस, राइट। अब हम ये बात कर लेते हैं कि क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है हमें सब कुछ साथ में पढ़ना। इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि कंसेप्ट तो ठीक है आपने एक बार पढ़ लिया, बट करंट अफेयर्स और जीके जो है, अगर आप इस पे वर्क नहीं करेंगे तो आप रातों रात इसको मास्टर नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, राइट। तो वी नीड टू बी वेरी स्टडी एंड वी नीड टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल विद द होल आइडिया। आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे पढ़ना है। नाउ पढ़ने का एक तरीका होता है, ये मैंने आपको जब हमने करंट अफेयर्स वीक इन ब्रीफ वाली सीरीज़ की थी, हमने तब भी डिस्कस किया था कि आपको हर न्यूज़ की निटी-ग्रिटी में या इंट्रिकसीज़ में नहीं जाना होता। आपको क्या करना होता है? आपको एक सरसरी नज़र से जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वो समझना है। पेन एंड पेपर ले लीजिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो आप उसको मार्क करती जाइए। उसके अलावा हमें जिसको हम कहते हैं ना कि बिल्कुल हमें घोट के पीना नहीं है कोई चीज़, हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें रटना नहीं है, हमें सिर्फ जो सीक्वेंस हैं, जो ऑर्डर्स हैं, किस क्रम में चीज़ें हुई हैं, हमें वो समझना है, ठीक है। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हमें बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं उतरना है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ समझ रहे हैं। वो हम करेंगे कहाँ? शॉर्टी नोट सीरीज़ जब हम करेंगे, शॉर्टी नोट सीरीज़ में हम टॉपिक्स उठाएंगे और उस पर फिर हम लेंदी एनालिसिस वाला डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। एक कोई भी टॉपिक हमने, जैसे वो स्माइल इनिशिएटिव अगर अपन लेते हैं तो उस पर अपन फिर इन एंड आउट डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि अगर यहाँ पर अपन उसमें उलझ गए ना तो फिर अपनी जो न्यूज़ है वो अपन कर नहीं पाएंगे। न्यूज़पेपर्स आपने देखे ना, जैसे अपन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर कैसे पढ़े जाते हैं? सरसरी नज़र से पढ़ लिए जाते हैं, है ना। वर्ड टू वर्ड उसमें एक एक शब्द का मतलब पे नहीं अटका जाता, आपको कंटेक्स्ट समझ में आना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको मालूम है ना, मैग्नेट ब्रेन्स में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती कि कई आपने चैनल्स देखे होंगे, ऑब्वियसली आपने सर्व किया होगा, यू पीपल आर सो अपडेटेड, आप लोगों ने ऑलरेडी सर्व करके देखे होंगे कि आपने देखे होंगे कि जो IGKO या GK ओलंपियाड के जो पेपर्स हैं, जब दूसरे जो वेबसाइट्स हैं उस पर जो सर्च किए जाते हैं दूसरे वीडियोज़ पे, तो उसमें वो क्या करते हैं भाई, उन्होंने कुछ सैम्पल क्वेश्चंस उठाए और उसी पे डिस्कस कर लिया, मॉक
पेपर्स लेके, ठीक है, या पुराने सालों के जो IGKO के पेपर्स हैं उस पर डिस्कस कर लिया। पर ये बहुत शॉर्टकट तरीका है, हमें शॉर्टकट नहीं अपनाना, बिकॉज सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना। तो हम एक बार अगर हमें कंसेप्ट समझ में आ गया, हमें जीके समझ में आ गया, हमें करंट अफेयर्स समझ में आ गया, तो हमें फिर मॉक जो टेस्ट है ना, जो मॉक पेपर्स हैं, वो तो हमें एज अ प्रैक्टिस लगेंगे, वो तो हमारी चुटकी का काम का बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हमने यूं ही सॉल्व कर लिए, राइट। उसके बेसिस पे अपन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो वो शॉर्टकट जो है वो अपने को नहीं अपनाना है, अपन A to Z पढ़ाई करेंगे। और यही खासियत है मैग्नेट ब्रेन्स की, हमारे चैनल की, कि यहाँ पे आपको कोई भी शॉर्टकट एकदम ऐसे पकी हुई खिचड़ी जैसा खाना या काम नहीं मिलता, राइट। आपको बिल्कुल किसी भी कंसेप्ट का A to Z कवर किया जाता है, सब कुछ कवर किया जाता है। 2 चैप्टर या 2 टॉपिक होने के बाद कोई ये नहीं कहेगा आपको कि भाई अब आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेना है या आपको हमारा पैकेज परचेज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा पढ़ाया जाएगा, इत्मीनान से पढ़ाया जाएगा, राइट। अपन को कोई रेस नहीं दौड़नी है, अपन को बिल्कुल कोई ऐसा नहीं करना है कि अपन को एकदम रट्टा मारना है और एकदम अपने दिमाग में जो चीज़ें हैं एकदम अपन को मगअप कर लेनी है, ये नहीं करना है। आराम आराम से पढ़ना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, सब कवर होगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, राइट। दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम जब इसके बारे में पढ़ रहे हैं और अगर आप इस गुड मंत्र पे रहते हैं, यू नो, कि हम होंगे कामयाब, तो ये बिल्कुल आपके साथ होने वाला है, ठीक है। तो जस्ट स्टे स्टडी एंड वर्क अपॉन द सब्जेक्ट वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। So let's go to the subject. आज जो हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स में, as I said, we are going to do what? We are going to work on the policies and schemes 2021 की। न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर, और इसके बारे में बात की जा रही है। ये कब की बात है? ये आया था 9 जनवरी 2021 की बात हो रही है, और इसमें आया था कि कैबिनेट कमेटी जो है, जो कि काहे की बात कर रही है, इकोनॉमिक अफेयर्स की, राइट। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको कहा जाता है CCEA, उन्होंने अप्रूव की है एक स्कीम, स्पेशली फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और क्यों की गई है? ताकि वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको आप बढ़ावा मिल सके, उसमें थोड़ा सा इजाफा हो सके। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो कि बहुत ही स्टैगर्ड है वैसे स्टेट में, ऑफ कोर्स गिवन फॉर द क्राइसिस, जो कि आपको मालूम है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है स्पेशल स्टेट कंसिडर किया जाता है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस हैं रही हैं वहाँ की, बहुत ज़्यादा टेररिज्म की वजह से या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की वजह से जो POK का मसला है, और कश्मीर के ऊपर जो विवाद है वो तो खैर आप सभी को मालूम है। तो उसके चलते हुए वहाँ का जो ग्रोथ है वो बाकी कंट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा स्टैग्रेंट रहा है, राइट। तो उसमें बात की गई है, अब ये बात हुई है कि भाई इकोनॉमिक अफेयर्स ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, उस क्षेत्र के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, जिसको वैली भी कहा जाता है, वैली के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आउटले किए हैं, अमाउंट दिया है उनने कितना, 28,400 करोड़ का, जो कि उन्होंने दिया है कितने समय के लिए, 2037 तक, 2037, राइट। तब तक उन्होंने एलोकेट किया है ये फंड, और उन्होंने कहा है कि वो दिया गया है स्पेशली काहे के लिए, फोकस किया जाएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और नए जिसको बोलते हैं ना, नए इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेटअप किया जाएगा, नई जो उद्योग है उनको लाया जाएगा, इंडस्ट्रीज़ को, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे बड़े स्केल पे हों, स्मॉल हो, हाई लार्ज इंडस्ट्रीज़ हों, सबको सेटअप किया जाएगा वैली में, ठीक है, ताकि वहाँ के लोगों को एक जो जिसको बोलते हैं ना स्थायी रोज़गार, वो मिल सके। और ये जो थोड़ी सी गतिविधियां हैं जो टेररिज्म की और बाकी सारी जो इस तरह की जो गतिविधियां हैं, वहाँ पे एक तो स्पाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पाई नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो इन तरह की चीज़ों से थोड़ा सा इसको काटा जाए, थोड़ा सा अलग किया जाए और फोकस किया जाए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे, ठीक है। अब इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो क्या है? It is the central sector scheme for the development of industries in the UT of जम्मू एंड कश्मीर। ये तो आपको मालूम है कि जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था और इसी के ऊपर ये फोकस किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें दे दिया गया था, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट विच डायरेक्टली लीड टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। जैसा मैंने आपसे कहा कि इसका जो मेन फोकस है, जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं या उद्योग सेटअप करने की बात करते हैं किसी भी एरिया में, तो उसके 2-3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि भाई उससे इकोनॉमिक जो है वो तो ऑब्वियसली आपके इकोनॉमी का जो फ्लो है वो बढ़ेगा, है ना, लिक्विडिटी आएगी इकोनॉमी में, वो एक अपने आप में एक चीज़ है। फ्लो जो है, सर्कुलेशन जो है मनी का, वो बढ़ता है। उसके अलावा आपको एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो लोकल निवासी हैं, उनको जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और दोनों ही तरह की एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की भी, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की भी, राइट। तो वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ाने की बात है, तो उससे दोनों ही चीज़ें होंगी। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, दोनों चीज़ें बराबर भी होती हैं, देखिए, है ना। जब आपका आप व्यावसायिक तौर पर या आप मॉनेटरीली
फाइनेंशियली आप थोड़े से स्टेबल होते हैं तो आपका सोशल स्टैंडर्ड जो है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो भी ऊपर जाता है। और अगर आपके पास पैसों की तंगी होती है, कमी होती है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो सोशल स्टैंडर्ड है वो भी नीचे जाता है। तो दीज आर वेरी इंटर रिलेटेड थिंग, है ना। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमेशा इस वजह से दे गो हैंड इन हैंड, और उनको हमेशा साथ इस वजह से बोला भी जाता है। नाउ comes to another part, scheme is made attractive for both small and larger unit। जैसा मैंने कहा कि दोनों ही तरह की सेटअप किए जाएंगे, कॉटेज इंडस्ट्री भी की जाएगी, स्मॉलर इंडस्ट्रीज भी की जाएंगी, और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी एस्टैब्लिश किए जाएंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पीस पे। नेक्स्ट न्यूज़ पीस इज अगेन ऑन द 16 जनवरी की है। अगेन ये बात हम कर रहे हैं 16 जनवरी 2021 की। उस दिन ये लॉन्च हुआ है और इसको कहते हैं हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 30। ठीक है, मतलब इसका जो तीसरा चरण है उसकी बात की जा रही है। ऑलराइट, अब ये आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि जब हम करंट अफेयर्स में बात करें तो एवरीथिंग इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन एंड द प्रेजेंट नरेशन। ठीक है, तो ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भी आपको उसी तरह से इसको पढ़ना है कि ये करंट अफेयर्स का ही हिस्सा है। ठीक है, ये जो चीज़ है ये अभी स्टैटिक जी के नहीं है, पिछले साल की न्यूज़ है, तो इट इज़ वेरी मच द पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। क्योंकि इस साल का अगर आप कोई भी करंट अफेयर्स की किताब भी उठा के देखेंगे, अगर आप जो भी आप देखते हैं ना जो कि ईयरली अपडेट देता है, वो भी अगर आप देखेंगे तो 2021 का जो पूरा अपडेट होगा वो आपको 2022 की किताब में मिलता है। दिस हाउ इट फंक्शंस, राइट। तो खैर हम बात करते हैं, अब ये बात कब हुई है, 16 जनवरी 2021 की हम बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has launched the third phase of the प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? इसके भी पॉइंट्स ये हैं कि स्कीम इज लॉन्च्ड फॉर अ करंट फिस्कल ईयर टिल मार्च 2021। ये जो था उन्होंने किया था, ये जनवरी में उन्होंने लॉन्च किया था और मात्र 2 महीने के लिए ही उन्होंने इसका टेन्योर तब फिक्स किया था। ठीक है, करंट फिस्कल ईयर के लिए किया गया था। आपको मालूम है व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल ईयर्स वी आर टॉकिंग अबाउट कैलेंडर ईयर, तो आपको मालूम है कि 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। जब हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो वो कब से स्टार्ट होता है? वो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, तो ये उन्होंने उसी साल के फिस्कल ईयर के लिए किया था। उसके बाद ये थर्ड फेज जो था ऑफ द स्कीम विल बी मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत इसको काम करना था और इसने काम किया भी। इसमें जो बात की जा रही है, The next है, the third phase of the scheme aims to providing training skills in 600 districts of Indian state, excluding 3 स्टेट्स को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उसमें ये काम करने वाला था, जिसमें ये बात की गई कि भाई स्किल डेवलपमेंट किए जाएंगे, काफ़ी सारे जो रोज़गार हैं उसके थ्रू दिए जाएंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसमें बात की गई इंडियन स्टेट्स के 600 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने मार्क किए थे और इन 600 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे स्टेट्स के वो काम करने वाला था। ठीक है, उसके अलावा उसमें दिया गया था कि बेसिकली वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पे इसका फोकस था, ताकि जो रोज़गार की जो जिसको हम कहते हैं ना रोज़गार की जो नंबरिंग है वो ऊपर जा सके, रोज़गार के जो अवसर हैं वो सबको पर्याप्त मात्रा में मिल सके। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं, अब हम आ जाते हैं 20 जनवरी को। 20 जनवरी की हम बात करने वाले हैं 2021 की, और ये बात हो रही है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की। स्टार्टअप इंडिया, जैसे आपको मालूम है कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि प्रधानमंत्री ने किया है स्टार्टअप इंडिया। काफ़ी सारी उसको फंडिंग भी दी गई है, काफ़ी सारा उसके ऊपर वर्क भी किया गया है। अभी जब आपने जब हमारा अमृतकाल बजट आया था, बजट सेशन जब आपने देखा, तभी आपने देखा कि स्टार्टअप इंडिया या स्टार्टअप के लिए 1 साल की जो अवधि है उन्होंने बढ़ा दी थी, है ना। जो रिलैक्सेशन का पीरियड है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अभी बात करते हैं अपन इसके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च ₹1000 करोड़ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। 1000 करोड़ का उनने दिया है, ये स्टार्टअप इंडिया का सीड फंड के नाम से उन्होंने ये पैसा जो है वो जारी किया है। ठीक है, अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड इज लॉन्च टू फॉर्म न्यू स्टार्टअप एंड प्रमोट एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स। द फंड विल हेल्प टू एडवांस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ द स्टार्टअप्स। अब सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि स्टार्टअप से क्या होता है, क्यों ऐसा है कि स्टार्टअप्स को इतना प्रोत्साहित किया जा रहा है? क्योंकि सीधी सी बात है कि स्टार्टअप जो है ये जो हमारे यहाँ बड़े सालों से कहा जा रहा है कि आपको इसके लिए आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो यू नो दैट वी आर दी यंगेस्ट इकोनॉमी इन द सेंस कि हमारे यहाँ जो यूथ पावर है वो सबसे ज़्यादा है
है ना। जो नंबर ऑफ यंग है हमारे यहाँ, जो यंग वोटर्स हैं हमारे यहाँ, वो सबसे ज़्यादा है, यूथ जो है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। अब होता क्या है कि इनके लिए एजुकेशन तो ठीक है, अपने आप में एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेट करना, वो सब अपने आप में है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो मैच नहीं कर पाता। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है इंडिया में हमेशा से, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन और एम्प्लॉयमेंट का जो गैप है वो कभी भी ब्रिज नहीं हो पाया है, राइट। तो जितना अनुपात होना चाहिए वो कभी भी इस सेटिस्फैक्ट्री मार्क पे नहीं पहुंचा है। अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा से बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमारे साथ। तो ये जो नए उद्यमी हैं, जिनको आप बोलते हैं ना कि नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनको प्रमोट किया जा रहा है कि भाई वो अपना जो है काम खुद शुरू करें, अपने स्टार्टअप्स खुद शुरू करें, पढ़ी लिखी जो कौम है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मिलेनियल्स हैं, उनको ये मौका दिया जा रहा है कि भाई वो अब अपने तौर पे अपना काम शुरू करें। और पहले ये प्रोसीजर जो था ये काफ़ी लंबा हुआ करता था और काफ़ी लीगैलिटीज़ इसमें हुआ करती थी, कंपनी रजिस्टर कराना और LLP रजिस्टर कराना और बहुत सारे इसमें वो हुआ करते थे, 10 तरह के लाइसेंस लेना अभी भी होते हैं, पर वो थोड़ा सा उसको आप जिसको कहते हैं फास्ट ट्रैक कर दिया गया है और थोड़ा सा ये जो काम है इसको स्विफ्ट कर दिया गया है। स्टार्टअप के तहत आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, स्टार्टअप के तहत आपको काफ़ी सारे रिलैक्सेशन मिल जाते हैं। तो अभी जो समय है, कहा जाता है कि नया उद्योग चालू करने के लिए बहुत अच्छा समय माना जा रहा है, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट की भी फ़ायदा है, जाहिर सी बात है कि आपको उनके ऊपर फोकस नहीं है कि उनको भाई जिम्मेदारी उन्होंने नहीं है उनके ऊपर इतनी ज़्यादा डायरेक्ट कि उनको जो है एम्प्लॉयमेंट देना है। उन्होंने कहा है कि हम आपको स्टार्टअप की फंडिंग दे रहे हैं, आप अपना जो खुद का व्यवसाय है वो जो चालू करना चाहते थे आप कीजिए। तो नया अवसर जो है तो दोनों के लिए ही एक तरह से वो विन विन सिचुएशन है। जो नई मिलेनियल नई जनरेशन है जो करना चाहती थी अपना काम, उनको एक तरह से मौका मिल रहा है। दूसरी बात, गवर्नमेंट के ऊपर सीधे कहीं से कहीं सीधे वो जो बर्डन था कि आप नौकरियां दीजिए, इतना आप नौकरियां पैदा कीजिए, इतना आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्होंने बैलेंस आउट कर दिया है उसको, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप समझेंगे तो इसमें क्या किया गया है, उन्होंने स्टार्ट फंड के हिसाब से, सीड फंड के हिसाब से उन्होंने कहा कि भाई नए स्टार्टअप जो हैं, नए उद्योग जो हैं वो तो सेटअप कीजिए ही कीजिए, उसमें थोड़ा सा इकोनॉमी को भी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा, डायनेमिज्म आ जाएगा इकोनॉमी में, आपका जो पैसा है उसका इनफ्लो बढ़ेगा, कैश इनफ्लो बढ़ेगा, है ना। ये जो ड्रेन वाला जो ब्रेन ड्रेन वाला जो आपने बहुत सालों से हमारे यहाँ होता आया है, वो चीज़ थोड़ी सी कर्ब होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, मद्देनजर करते हुए स्टार्टअप पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट किया गया है कि जो अभी आज की डेट में जो प्रमोटिंग जो आज की डेट में जो स्टार्टअप्स हैं उनको थोड़ा सा जो सहयोग है वो दिया जाएगा और नए स्टार्टअप्स खोलने में मदद दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये देखा गया है कि जो प्रोस्पेक्ट है उनके बाद, चलिए आपने स्टार्टअप्स खोल लिए, अब उनकी जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है वो कैसी है, एडवांसमेंट कितना हो रहा है, कितने स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, कितने बंद हो रहे हैं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये भी अदरवाइज अगर ऐसा हुआ कि आज आपने पैसा ले लिया, फंडिंग हो गई, एक स्टार्टअप खुला, 4 महीने बाद नहीं चल पाया, बंद हो गया, है ना, तो ये भी आपका बहुत नुकसान है। तो ये कहीं ना कहीं उसकी मॉनिटरिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा जो है ये किसके अंतर्गत किया जाएगा, ये किया जाएगा, ये जो सीड फंडिंग दी गई है उसके बाद ये निर्धारित किया जाएगा और उसमें ये इस तरह से मॉनिटर किया जाएगा। अब इसमें क्या बात कर रहे हैं हम, this ₹1,000 crore of Startup India Seed Fund will offer initial capital support to every startup, है ना। इसमें क्या हो रहा है कि मैंने जैसे कहा कि पहले बहुत मुश्किल होता था, अब आपको बैंक लोन नहीं मिलता था, उसमें आपको 3 साल का अपना रिकॉर्ड दिखाना होता था, बहुत सारे झमेले थे, तो वो थोड़ा सा उन्होंने आसान कर दिया है। अब ये जो सीड फंड है ये स्टार्टअप्स को इनिशियल फंडिंग के लिए, जो इनिशियल कैपिटल लगता है ना, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल जो पैसा लगता है, पूंजी लगती है, निवेश होता है, उसके लिए मददगार होगा। उसके अलावा दिस फंड विल मेक इंडिया अ ग्लोबल जायंट इन स्टार्टअप एंड सर्विस इन नेक्स्ट 5 years। और इसको ये माना जा रहा है, इस तरह से इसका विजन रखा गया है कि अगर ये जो प्रोजेक्ट है अगर ये सही से टेक ऑफ कर जाता है तो ये माना गया है कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ा पावर बन के उभरेगा। जब हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स की, स्टार्टअप्स को टेक ऑफ करने की, और ये अगले 5 साल में एक एंटरप्रेन्योर्स की एक बहुत बड़ी लाइन और बहुत बड़ी लीनिएज बना देगा, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं राष्ट्रीय युवा शक्तिकरण कार्यक्रम की। ये अब हम बात करने वाले हैं, फरवरी पे आ गए हैं हम, 4 फरवरी 2021 पे, और यहाँ पे बात होने वाली है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण
कार्यक्रम की, जैसे मैंने कहा। एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट हैज़ न्यू अम्ब्रेला स्कीम कॉल्ड राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। सशक्तिकरण से मतलब क्या समझते हैं? सशक्तिकरण मतलब किसी को आपको फोर्स देना या किसी को बल देना, है ना। सशक्तिकरण एम्पावरमेंट, एक तरह से किसी को एम्पावर करना, उसकी बात की जा रही है। और ये जो है, जो स्कीम है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण की, ये जो है सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, किसने चालू किया है इसको? स्टेट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। एक अम्ब्रेला स्कीम है ये, मतलब इसके अंतर्गत और भी चीज़ें होंगी। द बजट एलोकेशन ऑफ द स्कीम फॉर द ईयर 2021 इज 486.48 करोड़। ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, इट इज़ एन अम्ब्रेला स्कीम। द 7 सब स्कीम्स अंडर स्कीम्स आर, इसके अंतर्गत जैसे मैंने कहा कि अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंतर्गत और भी चीज़ें होंगी। तो उन्होंने कहा है कि इसके अंदर 7 सब स्कीम्स हैं। पहला क्या है? युवा केंद्र संगठन, दूसरा नेशनल यूथ कॉर्प्स, थर्ड है नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यूथ हॉस्टल्स, असिस्टेंस टू स्काउटिंग एंड गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल यंग लीडर प्रोग्राम। अब ये सारी जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं, या आप देख सकते हैं कि सारी मिलेनियल्स को दिमाग में रखते हुए, फोकस में रखते हुए, या यूथ को फोकस में रखते हुए देश के बनाई गई हैं। चाहे आप यूथ हॉस्टल्स की बात कर लीजिए, चाहे आप यंग लीडर प्रोग्राम की बात कर लीजिए, स्काउट्स एंड गाइड्स आपको मालूम है, राइट। या फिर हम यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यूथ कॉप की बात कर लीजिए, केंद्र संगठन की बात कर लीजिए, एडोलेसेंस डेवलपमेंट की बात कर लीजिए। सब कुछ जो है यहाँ पे वो यूथ को और मिलेनियल्स को फोकस में रख के किया जा रहा है और बनाया जा रहा है। और उसके अंतर्गत पैसा जो है, एक राशि जो है वो दी गई है, वो उसका निवेश किया जाएगा, जिसके तहत इतने प्रोजेक्ट्स पे, इतने 7 जो सब प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम किया जाएगा, उसके जो डेवलपमेंट में काम किया जाएगा और उस क्षेत्रों में पैसा लगाया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं 10 फरवरी 2021 की, और अभी बात करने वाले हैं, अब हम युवाओं से आगे बात करने वाले हैं नई रोशनी की। नई रोशनी स्कीम की बात हो रही है, स्कीम फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी वुमेन। अब हम आ गए हैं यूथ से निकल के, अब हम आ गए हैं महिलाओं के ऊपर। हम बात करने वाले हैं महिलाओं के बारे में, वो भी कौन सी महिलाएं जो कि पिछड़े वर्ग की हैं या माइनॉरिटी में आती हैं। ठीक है। अब 10 फरवरी 2021 को नई रोशनी के नाम से एक स्कीम जो है वो लीडरशिप डेवलपमेंट स्कीम जो है माइनॉरिटी वुमेन के लिए इंप्लीमेंट की गई है। और ये किसने की है? ये की है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, द स्कीम एम्स टू एम्पावर एंड इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द वुमेन बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर इंटरेक्टिंग विद गवर्नमेंट सिस्टम, बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल। अब ये बेसिकली आप एक तरह से कह सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कीम बनाई गई है। वुमेन एम्पावरमेंट जब हम बात करते हैं, हम अर्बन एरियाज़ की बात छोड़ देते हैं, हम आपके अपनी इस तरह की बात छोड़ देते हैं, लेकिन आज के डेट में भी पेट्रियार्की का एक छत्र राज है हिंदुस्तान में। ठीक है। पेट्रियार्की आज भी बहुत ही जिसको बोलते हैं ना ऑब्वियस रूप में है। मैट्रियार्की कहीं कहीं कोई राज्य है, कोई प्रदेश, कोई जगह है जहाँ पे मैट्रियार्की है। यहाँ आप कह लीजिए कि जेंडर इक्वालिटी भी है। ये सब कहने सुनने की बातें हैं, बोलने सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जो पुरुष तत्व है वो बहुत मायनों में बहुत ज़्यादा प्रभावी है हर जगह पे। चाहे आप कहीं पे भी आप देख लीजिए, चाहे आप रिकॉग्निशन की बात कर लीजिए, चाहे आप रिप्रेजेंटेशन की बात कर लीजिए, औरतों की बहुत कम है। यहाँ पे फोकस किया जा रहा है माइनॉरिटी पे। तो आज भी ऐसी औरतें हैं जिनको घर चूल्हे चौके के बाहर नहीं देखा जिनने दुनिया को, जो बाहर नहीं जाती, जिनको एक्सपोजर नहीं मिलता, जिनको इतनी भी छूट नहीं है कि वो बाहर अपने घर की दहलीज के बाहर कदम रख सकें। ठीक। तो उनकी पढ़ाई लिखाई तो आप छोड़ ही दीजिए, उनका जो ये काम है कि उनको पढ़ाया लिखाया जाए, उनको अवेयर कराया जाए, उनको आज के समाज में उठने बैठने के हिसाब से तैयार किया जाए, वो सब अपनी जगह पे है। और ये देखा जाएगा कि इसमें बेसिकली उनके अंदर वो जो आत्मविश्वास है उसकी जो कमी है, कि उनके अंदर ये विश्वास ही नहीं है, ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है। क्योंकि उनको अगर छोटा भी कोई काम करना होता है ना, अगर उनको बैंक भी जाना होता है या बैंकिंग का भी काम करना होता है, तो कहा जाता है रे औरतों में दिमाग थोड़ा है, तुम कहाँ से बैंकिंग का काम करोगी, हम कर देते हैं, है ना। तो उनके दिमाग में ये जो कंडीशनिंग है इतनी बैठ गई है कि उनको लगता है कि भाई कोई अगर पुरुष नहीं होगा घर का, कोई उनका पिता नहीं होगा या पति नहीं होगा या बेटा नहीं होगा या भाई नहीं होगा, तो वो एक सिंपल सा अकाउंट या खाता भी अगर बैंक में खुलवाना है तो उसमें भी वो 2 बार सोचती हैं, झिझकती हैं। चलिए, ये तो मैं बात कर रही हूँ। आप अगर सोचें कि ये तो रूरल टाइम की हम बात कर रहे हैं, रूरल एरियाज़ की बात कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं गाँव की, देहात की बात कर रहे हैं, तो वहाँ की नहीं है ये। मैं आपको अर्बन पॉपुलेशन की हालत बता रही हूँ कि आज की डेट में भी बैंकिंग का काम हो गया, इंश्योरेंस का काम हो गया, गाड़ियों की इंश्योरेंस का काम हो गया, लाइफ इंश्योरेंस का काम हो गया, अस्पतालों का काम हो गया, या आप आईटी वाईटी तो खैर बहुत बड़ी बात कर दी मैंने कि टैक्स
भरने की, ये तो मान के चला जाता है कि महिलाएं नहीं करती, है ना। कोई महिला अगर अपना आईटी रिटर्न खुद भर दे तो बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है कि वो महिला आईटी रिटर्न भर रही है, जबकि उसमें कोई ऐसा 30 मारी का काम नहीं है कि आदमी कर सकते हैं और औरतें नहीं कर सकती। प्रॉब्लम काहे की है? प्रॉब्लम नज़रिए की है। प्रॉब्लम काहे की है? प्रॉब्लम आत्मविश्वास की है कि उनको ये इतना कंडीशन कर दिया गया है कि उनको लगता है भाई ये हमारा काम ही नहीं है, ये हमारा एरिया ऑफ वर्क ही नहीं है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये उनके अंदर इंस्टिल करना बहुत ज़रूरी है कि हर काम हर व्यक्ति कर सकता है अगर उसके पास उस तरह की शिक्षा और परीक्षण मौजूद है। तो उस पर कोई जेंडर से फर्क नहीं पड़ता कि आप पुरुष हैं कि आप महिला हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो इस तरह की चीज़ें उनको सिखाई जाए, इस तरह का कॉन्फिडेंस उनके अंदर इंस्टिल किया जाए, उनको मैकेनिज्म दिखा दिया जाए, उनको उस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, टूल्स सिखाए जाएँ, टेक्निक सिखाई जाए। आईटी वगैरह का काम जो है वो आज भी महिलाएं नहीं करती, या घर में कोई अगर आपको सॉफ्टवेयर की कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो आदमियों की तरफ मुड़ के देखती हैं कि भाई वो तो इनका काम है, ये करेंगे, है ना। तो बेसिकली क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उनको टेक्निकल या उनको आप जो नॉलेज दे रहे हैं, थियोरेटिकल नॉलेज, उसके साथ साथ आप उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दीजिए, राइट। इसके अलावा उनको कहा गया है कि वो इंटरेक्ट करना सीखें कि बाहर अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आ गया है तो उससे उनको किस तरह से बात करनी है, या अगर उनको बैंकिंग, जैसे मैंने कहा कि बैंक में जाके उनको अगर एक खाता खुलवाना है तो वो कैसे खुलवाना है, या उनको आप कहें या कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी लेवल पे किसी भी अफसर से अगर उनको बात करनी है, चाहे वो निजी हो चाहे सरकारी हो, उससे उन्हें किस तरह बात करनी है। तो ये सब कुछ जो है ये इसके अंतर्गत उनको सिखाया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है। ये एम करता है उनको बेसिकली औरतों को एम्पावर करने का। और इसमें बात की जा रही है दिस इंक्लूड एम्पावरमेंट ऑफ द ट्रेनी वुमेन सो दैट दे बिकम इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी। जैसे मैंने कहा कि इससे क्या होगा, इससे सीधी सी बात होगी कि भाई जब औरत को आप कहेंगे कि औरत जब एम्पावर्ड होगी, महिला जब एम्पावर्ड होगी, नेहरू जी ने एक बार कहा था कि जब आप एक औरत को पढ़ाते हैं तो आप एक परिवार को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जब एक औरत एम्पावर होगी तो उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उसकी जो संतानें हैं, जो बच्चे हैं, उनमें अपने आप वो जो भावना है ना कॉन्फिडेंस की, एम्पावरमेंट की, वो अपने आप पैदा होगी। तो वो अगर आप एक व्यक्ति को, एक सिटीजन को अगर आप एम्पावर करते हैं तो आप उसके साथ 4 और लोगों को एम्पावर करते हैं। तो इस पे उसका फोकस है, ठीक है। दूसरी बात यह है द स्कीम प्रोवाइड फॉर अ 6-day ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलोड बाय हैंड होल्डिंग फॉर 1 year। अब इसका मतलब यह है कि ये जो स्कीम चलाई जा रही है इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, 6 दिन का ट्रेनिंग दी जाएगी, 6 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और उसके बाद 1 साल तक आपको हर चीज़ में जो सहायता है वो प्रदान की जाएगी। वो देखा जाएगा कि भाई जो आपको ट्रेनिंग मिली है आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप उसमें भी उनसे जाके आप गाइडेंस ले सकते हैं, बात को समझ सकते हैं, और आपकी पूरी तरह से मदद की जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, अब हम बात कर रहे हैं 4 मार्च 2021 की, और इस दिन बाद आया है स्वच्छ सारथी फेलोशिप की। द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड स्वच्छ सारथी फेलोशिप। स्वच्छ सारथी फेलोशिप का मतलब होता है द फेलोशिप इज लॉन्च्ड अंडर वेस्ट टू वेल्थ मिशन, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आई है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि वेस्ट टू वेल्थ मिशन के अंतर्गत कौन सी पॉलिसी आई है। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि वो आया है स्वच्छ सारथी फेलोशिप, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, इसमें आप जैसे नाम से समझ सकते हैं, ये फेलोशिप जो है लॉन्च की गई है विद द एम टू रिकॉग्नाइज स्टूडेंट्स, एसएचजीज, म्युनिसिपल एंड सैनिटरी वर्कर्स हु आर वर्किंग एज स्वच्छ सारथी। अब इसमें बेसिकली क्या करना है, इसमें ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है उनकी सही जो इस तरह का काम जो है, जो वेस्ट को रिसाइकिल करने का या अपसाइकिल करने का काम करते हैं, या स्वच्छ सारथी हैं। मतलब जो घर में हमारे कचरा बीनने वाले जो लोग आते हैं, चाहे बात उनकी हो, सैनिटेशन वर्कर्स की हो, जो नदी नाले जो सड़क पे झाड़ू लगाते हैं, बात उनकी हो, महिलाओं की, या जो कचरे की नालियां साफ करते हैं, बात उनकी हो, या म्युनिसिपल की हो, या कोई भी व्यक्ति जो कि इस काम में सारथी है, उसको पहचानने की, उसकी आइडेंटिफिकेशन की बात है और उनको रिकॉग्नाइज करने की बात है, ठीक है। उसके बाद दे आर वर्किंग टू टैकल द चैलेंज ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इज अ साइंटिफिक एंड सस्टेनेबल मैनर, या वो व्यक्ति या वो संस्थाएं जो कि काम कर रही हैं इस वेस्ट को रिसाइकिल करने का या अपसाइकिल करने का, या वो ये मेहनत कर रही हैं कि भाई इसको किस तरह से आप सस्टेनेबल कर सकते हैं, या इन रिसोर्सेज को आप कैसे वेस्ट होने से बचा सकते हैं, या कैसे आप इनको रिसोर्सेबल एनर्जी के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। Under this fellowship, GOI will grant Government of India, GOI means Government of India, will grant award to these Swachh Sarthis
इन द 3 कैटेगरी एंड द 3 कैटेगरीज आर, इसमें क्या किया गया है, इसमें वो लोग जैसे बोल दिया मैंने कि इनको आपको आइडेंटिफाई करने का काम आपने किया, ठीक है, आपने एक बार इनको आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब इसमें क्या होगा, इस फेलोशिप के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उनको फेलोशिप प्रोवाइड करेगी 3 कैटेगरीज के अंदर। वो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? पहली है कैटेगरी ए, जो कि है क्या, इट इज ओपन टू स्कूल स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9 to 12 who are engaged in waste management community based work। वो बच्चे जो कि कक्षा आपकी उम्र के हैं 9 से 12 तक, ये आप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, आपको बिल्कुल इस पर फोकस करना चाहिए, राइट। वो बच्चे जो कि 9th से 12th ग्रेड के बीच में पढ़ते हैं, राइट, वो क्या कर सकते हैं, और जो कम्युनिटी वेस्टेज जो है उस पर अगर वेस्ट मैनेजमेंट पे कोई काम कर रहे हैं कम्युनिटी के बेस पे, है ना, पूरी कम्युनिटी में अगर वो काम कर रहे हैं, कोई बड़े लेवल पे कम्युनिटी लेवल पे अगर वो काम कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट का, कोई अगर वो कोई कैंपेन चला रहे हैं या किसी भी तरह से अपना योगदान दे रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट में, तो उनको भी गवर्नमेंट जो है वो फेलोशिप दे सकती है। तो ये आपके काम की न्यूज़ है, इस पर आप बिल्कुल फोकस कर सकते हैं, और अगर आप काम करना चाहें तो बिल्कुल काम करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैटेगरी बी जो है वो है, ये ओपन है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, जैसे स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए थी वैसे ही ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है। वो स्टूडेंट जो कि अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं ना जो कि एमफिल कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, वो भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। जो वेस्ट मैनेजमेंट कम्युनिटी बेस्ड वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह वेस्ट मैनेजमेंट पे कम्युनिटी बेस्ड वर्क कर रहे हैं, उनके लिए है। कैटेगरी सी जो है ये ओपन है सिटीजन्स के लिए, ये ओपन है आम सिटीजन्स के लिए, जो कि आपके मम्मी पापा दादा दादी, मैं या कोई आपकी टीचर्स, उनके लिए हो सकता है, जो कि आम टीचर जो सिटीजन्स हैं, ग्रोन अप सिटीजन्स हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई का कार्य पूरा हो गया है, जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं और जो काम कर रहे हैं किसके थ्रू, किस माध्यम से, या तो SHGs के माध्यम से कर रहे हैं, या म्यूनसिपल वर्किंग के थ्रू कर रहे हैं, या सैनिटरी वर्कर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई कैंपेन चलाई जा सकती हो, ठीक है। हु आर वर्किंग बियॉन्ड द क्राइटेरिया ऑफ देयर जॉब्स एंड टैकलिंग, जो कि कहा जा रहा है कि ये जो लोग हैं इनके साथ मिलके या इनके साथ कदम से कदम मिला के अपना जो काम है उनका, उसके अलावा अगर उस दायरे से बाहर निकल के वो समाज के बारे में सोचते हुए वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं जो कि एक बड़े स्केल पे अच्छा परिणाम दे सकता है, तो उनको भी फेलोशिप दी जा सकती है, ठीक है। तो ये बहुत नेक काज है, अगर आप इससे जुड़ना चाहें तो बहुत अच्छी बात। अब अपन आ जाते हैं सीधे मई पे, और हम बात करने वाले हैं 10 मई 2021 की। 10 मई 2021 को एक नया जो स्कीम आई है उसका नाम क्या है, रोल्ड आउट अगेन एंड एक्सटेंडेड टिल दीपावली। अभी ये जो एक स्कीम थी ये बेसिकली फिर से आई है, दोबारा आई है, और इसको दीपावली तक उनने बढ़ा दी थी, और ये थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। तो ये दिवाली तक आई थी, मतलब 2021 की दिवाली तक, और इसके जो की पॉइंट्स थे वो क्या थे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इज अ स्कीम एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत टू सप्लाई फ्री फूड ग्रेन्स टू माइग्रेंट्स एंड पुअर। अभी आपको मालूम है जब कोविड के टाइम पे हुआ था ये, राइट, कोविड की जब सेकेंड वेव आई थी तो बहुत मेजर सेकेंड वेव 2021 में जब आप माना जाता है मार्च के एंडिंग से लेके मई तक, आप मान सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक वेव थी, बहुत ज़्यादा जो कैजुअलिटीज़ हैं उस टाइम पे हुई, बहुत लोगों की जान गई, बहुत स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हुई थी, लोगों के पास उनकी नौकरियां चली गई थी, खाने के वो नहीं थे, पैसे नहीं थे, बहुत भुखमरी हर चीज़ से, हर तरह से बहुत त्राही तराही हर तरफ मची हुई थी। आप कहीं पे भी देख लीजिए, चाहे आप हेल्थ सेक्टर जो था वो पूरी तरह से ऑलमोस्ट वर्ज पे था चरमराने की, इकोनॉमी जो थी वो चली गई थी, नौकरियां चली गई थी, लोगों की जो पे कट्स हो रही थी, जो गरीब लोग थे, जो डेली मजदूर, जो वेज अर्नर्स थे, उनके पास तो बेचारों के पास खाना भी नहीं बचा था, पलायन हो रहा था। आपने देखा था कि कितने बड़े लेवल पे लोग जो मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं, उनसे गांव जाने लग गए थे, है ना, तो बहुत मुश्किल होने लग गई थी। तो जो लोग इस्टेब्लिश नौकरी में थे, अच्छी नौकरियों में थे, उनके साथ तो ये हुआ कि चलिए उनकी सैलरी कट हुई, या उनको जो है वो किसी तरह का जो कंसेशन जो था वो छोड़ना पड़ा, या उनके जो उनको मिलना था, जो बाकी पैसे मिलते थे एक्स्ट्रा है, जो ओवरहेड्स मिलते थे वो कट गए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ लॉकडाउन लगने से डेली वेज अर्नर्स का, जो कि बेचारे रोज़मर्रा में कमाते थे, रोज़मर्रा में खाते थे, है ना। या फिर हम बात कर सकते हैं उन लोगों की जो कि दूसरों के घर में एम्प्लॉयड थे, तो क्योंकि लॉकडाउन लग गया तो जाहिर सी बात है कि उनका आना जाना तो बिल्कुल बंद हो गया और उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से चली गई। तो इस वजह से ये जो स्कीम है ये लाई गई थी, जिसमें कहा गया कि कल्याण अन्न योजना कि कम से कम इतना दिया गया कि जो भी माइग्रेंट्स थे, जो भी लोग पुअर थे या माइग्रेंट्स थे या बाहर से आए थे या अपनी जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, उनको कम से कम बेसिक अनाज जो खाना है, 2 वक्त का खाना, वो कम से कम एक जो आदमी की जो एक बेसिक ज़रूरत है वो पूरी हो सके, और उनको हर आदमी को कम से कम 2 वक्त का खाना मिल सके, ठीक है। तो उसके अंतर्गत ये योजना लाई गई थी।
इसमें ये भी देखा गया था कि फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, जो अनाज होता है उसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। मतलब उसमें अनाज कौन सा, जो रोज़मर्रा का हमारा खाना होता है ना, गेहूँ चावल, उसकी बात हो रही है। जो हमारे सीरियल्स होते हैं, स्टेपल सीरियल्स होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इन हिज एड्रेस टू द नेशन कन्वेड द डिसीजन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टिल नवंबर 2021। ये बढ़ा के उन्होंने इसको 2021 तक कर दिया था। ठीक है, नवंबर 2021 तक कर दिया था। मोर देन 80 करोड़ पीपल विल कंटिन्यू टू गेट डिसाइडेड अमाउंट ऑफ फ्री फूड ग्रेन एवरी मंथ। इससे उनका ये मानना था कि 80 करोड़ लोगों को इसकी जो बेनिफिट है वो मिलेगा और उनको खाना मिलेगा। उनको कम से कम बेसिक, जो आपको कहते हैं ना कि बेसिक खाना उनको मिलेगा, और ये कंटिन्यूड रहेगा फॉर एवरी मंथ। मतलब हर महीने उनको इतना खाना, इतना राशन पानी मिलेगा कि उनका जीवन जो है वो आराम से निकल जाए, जो जीवन यापन है वो हो सके और भुखमरी कम से कम समस्या ना पैदा हो। अब हम आ जाते हैं 21 मई 2021 पर। 31 मई 2021 जब हम बात करने वाले हैं 10 लाख पीएम केयर्स फंड फॉर किड्स ऑर्फन्ड। Prime Minister Narendra Modi announced to undertake welfare measures for the children who lost their parents due to COVID-19। ये भी एक बहुत बड़ी, बहुत ही गंभीर समस्या बन के उभरी थी, है ना। कोविड-19 में जैसे मैंने कहा कि दूसरी लहर खासकर जब आई कोविड-19 की, जो कि मार्च से लेके आपने देखा मई तक बहुत ज़्यादा पीक की थी हिंदुस्तान में, है ना। बहुत ज़्यादा हमारे जो मोर्टालिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई चला गया था, केसेस बहुत ज़्यादा हाई चले गए थे, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चरमरा गया था, और ख़ासकर गरीब लोग जिनके पास जो फैसिलिटीज़ नहीं ले सकते थे जाके हेल्थ केयर में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने देखा कि उसमें हर तरह से बहुत ज़्यादा उनका शोषण हुआ। चाहे आप कह सकते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग के तौर पे बहुत ज़्यादा हुआ, बेड्स नहीं मिले लोगों को, सिलेंडर्स नहीं मिले, उनकी कमी में लोगों की जान चली गई। तो उसमें क्या हुआ कि कई ऐसे परिवार थे, कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने उनके ऊपर से जिनके माता पिता का साया उठ गया, और दोनों ही पेरेंट्स का चला गया। मतलब माँ भी नहीं थी और पिता को भी हो गया, दोनों नहीं बचे। तो बच्चे जो थे वो अनाथ हो गए, बिल्कुल उनका कोई देखने वाला नहीं बचा, कोई उनको परवरिश उनकी करने वाला नहीं बचा, कोई उनकी पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दीजिए, बेसिकली शेल्टर होम्स में भी उनको जगह नहीं मिल रही थी। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो सामने आई। तो इसके लिए उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई उनको केयर फंड दिए गए, जो किड्स जो ऑर्फन हो गए, जिनके माता पिता नहीं रहे, उनके लिए ये मेजर किया गया था कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके वेलफेयर मेजर के लिए, उनका बच्चों के लालन पोषण के लिए अब वो जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है कि उनको, जो ये बच्चे जो अनाथ हुए हैं कोविड की मार से, उनको सरकार को अब उसके ऊपर जिम्मेदारी है, जो दायित्व है वो सरकार का है कि उनका लालन पोषण हो। अब इसमें की पॉइंट्स क्या हैं? द चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट ईदर और बोथ ऑफ द पेरेंट्स और लीगल गार्जियन और अडॉप्टिव पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19 विल बी एबल टू रिसीव सपोर्ट अंडर द पीएम केयर्स फॉर द चिल्ड्रन स्कीम। अब उन्होंने ये कहा कि भाई इसमें ना सिर्फ आपकी, चाहे दोनों माता पिता में से किसी एक का देहांत हुआ हो, या आपके जो लीगल गार्जियन हो उनकी बात हो रही हो, या फिर कोई ऐसे हो जिन्होंने भाई अडॉप्टेड बच्चे हों, है ना, जो माता पिता हैं जिन्होंने बच्चों को अडॉप्ट किया था, बायोलॉजिकल पेरेंट्स ना भी हों, लेकिन अगर उनका भी निधन हो गया है, अगर उनका भी देहांत हो गया है कोविड-19 में, तो वो बच्चे जो हैं वो इसमें सपोर्ट ले सकते हैं। इसके अंतर्गत आके जो भी उनको जो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और जो भी रिलीफ मिलेगा, जो भी रिलीफ केयर है, जो बच्चों की जो स्कीम चल रही है उसके तहत वो आके ले सकते हैं। ठीक है, ये पहला इसका की पॉइंट है, और ये बहुत ज़रूरी कदम माना जाता है और बहुत अच्छा कदम माना गया सरकार की तरफ से। अब इसमें फ़ायदा कितना हुआ कितना नहीं हुआ वो बात अलग है, क्योंकि जो मात्रा थी, जो नंबर था, जिस लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुआ था या डिस्ट्रप्शन हुआ था कोविड के कारण, उसको तो आप कहें कि भरपाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, फिर भी इस तरह की पॉलिसीज़ लाने से ये हुआ कि कम से कम जो डैमेज था उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सका। पूरा उसको कर्ब तो नहीं किया जा सकता था, लेकिन कम से कम उसको टाइमली कंट्रोल किया जा सका। अब हम बात करते हैं 7 जून की। 7 जून 2021 पे बात करते हैं हम। 7 जून 2021 में लद्दाख लॉन्च्ड YonTab scheme. The Lieutenant Governor of Ladakh, R.K. Mathur, launched the YonTab scheme for the students. Under this scheme, 12,300 tablets with preloaded online and offline content, including books, video lectures and online class application will be distributed to government students from 6 to 12th standards. ये भी एक बहुत बेहतरीन देखा गया, एक बहुत ही बेहतरीन कदम था जो कि लिया गया लद्दाख में। लद्दाख में जैसे आपको मालूम है कि यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है। यूनियन टेरिटरी में जैसे कि आपको मालूम है कि वैसे क्या होते हैं, जो गवर्निंग बॉडी होती है, जो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी होती है वो होती है लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है,
लेफ्टिनेंट जनरल, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल हैं तो वहाँ के जो लद्दाख के लेफ्टिनेंट जनरल हैं आर के माथुर साहब, उन्होंने इसको स्कीम को लागू किया और उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, 12,000 प्लस 12,300 टैबलेट आपको मालूम है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट, आपको तो मालूम ही होगा ऑब्वियसली, आप जो जनरेशन है, वी आर टॉकिंग अबाउट टैबलेट्स, राइट, जो आपके जो iPads टाइप के जो टैबलेट्स होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दोज टैबलेट्स, वो दिए जाएंगे और वो प्री लोडेड होंगे, उसमें ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होंगे, वो सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे उसमें, जो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स होंगे, काहे के उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन कंटेंट दोनों ही दिया जाएगा, जिसमें टेक्स्ट बुक्स होंगी, वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट, उसके अलावा ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशंस होंगी जिनको एक्सेस किया जा सकता है। एप्लीकेशंस मीन्स एज यू नो वी कॉल इट एप्स, वो एप्स इंस्टॉल्ड होंगी जिसके थ्रू ये काम किया जा सकता है और ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी गवर्नमेंट स्कूल को, जो सरकारी वहाँ पे जो शासकीय विद्यालय हैं वहाँ के बच्चों को दी जाएंगी जो कि क्लास 6वीं से लेकर 12वीं तक में अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को ये गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से टैब्स बांटेगी ताकि उनकी जो पढ़ाई है उसका नुकसान ना हो सके, क्योंकि लद्दाख में दो ही चीज़ें हैं ना, लद्दाख में एक तो टेम्परेचर वाइज बहुत प्रॉब्लम है, टेम्परेचर के कारण और जो जोग्राफिकल मुसीबतें हैं, लोकेशन की वजह से जो परेशानियां हैं, उस कारण बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल रोज़ नहीं पहुंच पाते, ड्रॉप आउट्स की संख्या काफ़ी है, कोविड में तो और ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम हो गई थी, जो उनका जो बेसिक लाइफ थी उसमें भी बहुत दिक्कतें आने लगी थी। तो ये जो है वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने इसका निर्णय लिया, जो कि बहुत ही सही और बहुत ही टाइमली निर्णय माना जाता है। अब इसमें और भी है, इसमें यह भी कहा गया, द स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन विद टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। और ये किसने कहा, लेफ्टिनेंट जनरल ने तो कहा, उन्होंने तो एड्रेस किया इसको, लेकिन ये आया किसके अंतर्गत, ये आया डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत विद टेक्निकल सपोर्ट। और टेक्निकल सपोर्ट उनको किससे मिला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब IT डिपार्टमेंट से उनको टेक्निकल सपोर्ट मिला, ठीक है। इसकी जो शुरुआत थी, जो फ्लैगशिप स्टार्टिंग थी, वो किसने की थी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने, ठीक है। The YonTab scheme aims to offer educational support during the pandemic and the long-term technology infusion in the education system। ये आया बिल्कुल पेंडेमिक के टाइम था, लेकिन इसका कहा गया कि इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन भी बहुत अच्छा होगा एजुकेशन सिस्टम में, और इसको एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम देखा गया, पायलट स्कीम के तौर पे भी देखा गया कि अगर इससे सही होता है, अगर इससे ये जो है ये बहुत ही कारगर साबित होता है, तो उसको आगे भी देखा जा सकता है कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं। और इसको इस तरह से लॉन्च किया गया था कि इसको लॉन्ग टर्म पे भी इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में, और वो देखे जाएंगे। अब हम बात करते हैं 21 जून 2021 की। 21 जून 2021 की अब हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एंड मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की, उद्यमी योजना मतलब आपको मालूम है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करने वाले हैं, तो ये चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, जो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने लॉन्च किया है ये, और ये उन्होंने किया है, बहुत ही एम्बिशियस इनका स्कीम मानी जा रही है ये, और इसको काफ़ी वेलकम भी किया गया। ऑफ कोर्स ऑपोजिशन तो वेलकम नहीं करेगा, लेकिन हाँ वैसे काफ़ी वेलकम किया गया जब रूलिंग पार्टी के के द्वारा भी और लोगों के द्वारा भी, और उन्होंने कहा कि इसमें यूथ और विमेन ऑफ द स्टेट जो है उन पे फोकस किया जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आपको मालूम है कि बिहार और यूपी जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक जो छवि बन गई है वो ये बन गई है कि भाई बहुत ही जो क्रिमिनल केसेस हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, सेफ स्टेट नहीं माना जाता, स्पेशली जब हम बात करते हैं उद्यमी की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं या महिलाओं की बात करते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से इन दोनों स्टेट्स को थोड़ा नीचे रखा जाता है ना। तो ये जो छवि है, ये काफ़ी ज़्यादा जो धूमिल छवि है, इसको ठीक करने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर ये बहुत अच्छा प्रयास माना जा रहा है। नीतीश कुमार जी बहुत ही अच्छे आप कह सकते हैं कि एक स्टेट के हेड माने जा रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं और ये अभी भी कर रहे हैं, राइट। तो उसी के अंतर्गत इन्होंने ये किया है कि भाई ये जो स्टेट है यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप की जाए, नया जो वर्क है, उद्यम है, उसकी शुरुआत की जाए, और महिला जो है वो आगे आए, निकल के आए, बाहर आए, और वो भी एज एन एंटरप्रेन्योर अपने आप को स्टैब्लिश करें। अब इसमें की पॉइंट्स क्या हैं, दो स्कीम्स जो हैं, एक तो यह है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ठीक है। तो एक तो है इन जनरल और एक है स्पेसिफिक महिलाओं के लिए। इसमें यह किया गया है,
मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, की पॉइंट्स क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द स्कीम इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यूथ एंड विमेन ऑफ ऑल सेक्शंस अंडर द स्टेट मुख्यमंत्री उद्यमी योजना स्कीम्स, है ना। ये तो सीधी सी बात है कि ये देखा गया है कि भाई जो राज्य में जो रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ के लोकल सिटीजन्स हैं, वो और आगे आएँ और अच्छे से वो अपना जो काम है वो सेटअप करें, नए नए जो एंटरप्रेन्योरशिप हैं वो सेटअप करें, नए नए बिजनेस इस्टेब्लिश करें, और ख़ासकर औरतें भी उसमें जो है बराबरी से भागीदार हों। ठीक है, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है, अंडर द मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द स्टेट विल बी ग्रांटेड ₹10 lakh सपोर्ट टू कमेंस एन एंटरप्राइज इंडस्ट्री और बिजनेस। आउट ऑफ ₹10 lakh, 5 lakh will be the subsidy amount and the remaining 5 lakh will be the loan amount having the simple interest of 1% which is to return in installment। देखिए, बहुत ही अगर आप इकोनॉमी की दृष्टि से देखते हैं, अगर आपको इकोनॉमी में समझ में आपको उसमें इंटरेस्ट है, आपको उसकी थोड़ी सी जानकारी है, तो आप ये समझेंगे कि बहुत ही नॉमिनल प्राइसिंग पे इंटरेस्ट पे दिया गया है, और बहुत ही एक तरह से बहुत अपनी तरफ से जो सरकार है उसने काफ़ी फंडिंग कर दी है, उसने काफ़ी प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार करके दे दिया है। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जिसके पास कोई काम नहीं है, जिसके पास कोई काज नहीं है ना, तो उनको काम पे लगाने के लिए किया गया है। अब उसकी वजह दो हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये वजह हो सकती है कि भाई देखिए, एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इकोनॉमी जो है वो बैलेंस होगी, इकोनॉमी में रोटेशन आएगा। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ ये कि भाई जो व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा है, जो काम कर सकता है, अगर आप उसको काम नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कि जब वो सीधे रास्ते नहीं जाएगा तो टेढ़े रास्ते जाएगा। तो वो टेढ़े रास्ते जाने से उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको सीधे रास्ते पर लगाइए। सीधे रास्ते पर लगाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। दूसरी बात ये, और तीसरी बात ये कि उनको अपनी जो छवि है वो भी सुधारनी है। ये जो एक छवि है ना कि बिहार में जाके बिजनेस करना, मतलब वहाँ पे जाके उद्योग लगाना, तो मतलब बिल्कुल ही एकदम मुसीबत को न्योता देना है। ये जो छवि बनी है इतने सालों में, इतने सालों का भ्रष्टाचार और इतने सालों की जो आप कह सकते हैं ना, ये जो ऊट पटांग और ये तिकड़मबाजी जो चली है, उसको ख़त्म करने के लिए भी ये बहुत बड़ा स्टेप माना जाता है। ठीक है, तो एक पंथ तीन काज हो जाएंगे इससे। तो उन्होंने इसके लिए कहा है कि भाई जो युवा हैं, जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, उनको क्या किया जाएगा, 10 लाख तक का सपोर्ट दिया जाएगा अपना जो नया जो भी अपना काम है वो उसको शुरू करने के लिए। ठीक है, एंटरप्राइज या बिजनेस जो इंडस्ट्री है उसको शुरू करने के लिए। और उसमें से भी 10 लाख में से क्या होगा, 5 लाख तो सब्सिडी है, 5 लाख तो सरकार की तरफ से सब्सिडी मान लीजिए, और बाकी 5 लाख जो है वो कर्ज के तौर पे दिया जाएगा। और वो कर्ज भी जो है बिल्कुल 1% के ब्याज पे दिया जाएगा, और वो भी आपको एकदम से नहीं लौटाना है। आपका काम चले तो आप इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे कर सकते हैं, धीरे धीरे आप उसकी महीने की वो इंस्टॉलमेंट या किश्त बांध सकते हैं और आपको वापस करना है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी पहल की है सरकार ने। अब हम आ जाते हैं सीधे बिहार से, हम रुख करते हैं कहाँ का, हम बात करने वाले हैं दिल्ली की। ठीक है, मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना जो है वो दिल्ली में लागू की गई है, और ये बात आई है 23 जून 2021 में। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। आर्थिक सहायता योजना अगेन आपको जैसे मालूम है कि इकोनॉमिक सपोर्ट की बात की गई है। इकोनॉमी मतलब आर्थिक, मतलब पैसे से जो सपोर्ट दिया जाता है उसकी बात की गई है। ठीक है, अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं? योजना एम्स टू ग्रांट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फैमिली हु लॉस्ट अ मेंबर ड्यू टू कोरोना वायरस। ये उन लोगों को दी जाएगी जो कि दिल्ली के निवासी हैं, और जिसमें लोगों का जिस परिवार के किसी परिवार ने अपने किसी भी सदस्य को कोरोना वायरस की वजह से खोया है, कोविड-19 में जिसका देहांत हुआ है, उन लोगों को ये स्कीम मुहैया कराई जाएगी। उसके अलावा अंडर द स्कीम ₹50,000 ex gratia will be given to such families along with additional 2,500 per month if the deceased was the sole breadwinner। अब इसमें क्या किया गया है कि एक्स ग्रेशिया का अमाउंट कौन सा होता है, जिसको हम कहते हैं कि मॉरल ऑब्लिगेशन से जो अमाउंट दिया जाता है, राइट। मॉरल ऑब्लिगेशन से मतलब कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, मॉरल ऑब्लिगेशन के तहत सरकार ने अमाउंट दिया है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल बताया था कि कोई व्यक्ति है जो सरकारी नौकरी में है और उसका निधन हो जाता है जब वो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है, तो आपने सुना होगा कि एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो है सरकार देती है ना। तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि मुआवजा कह सकते हैं, या मुआवजा आप कह सकते हैं कि मॉरल ऑब्लिगेशन के तहत ये पैसा दिया जाता है, कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती है ना, उसके तहत ये पैसा दिया जाता है। तो 50,000 की रकम जो है वो एक्स ग्रेशिया के अमाउंट के तौर पे दी जाएगी उन परिवारों में जिसका कोई सदस्य जो है वो कोविड-19 से ख़त्म हुआ है। और अगर
वो सदस्य, ऐसा सदस्य कोई ख़त्म हुआ है जो कि अपने परिवार का अकेला या तो मुखिया था या ऐसा सदस्य था जो कि अकेला कमाऊ था, है ना, अकेला कमाऊ पूत था, या अकेला कोई ऐसा था जो अपने जो घर की जो रोज़ी रोटी कमाने वाला व्यक्ति था, अगर उसका निधन हो गया है तो फिर अगर ये निर्धारित हो जाता है तो फिर ये उस परिवार को 2500 की एडिशनल जो राशि है प्रति माह ये और दी जाएगी, इसके अलावा 50,000 के अलावा। Also, the government will consider a single member of the affected family to be enrolled in the civil defense volunteer। और इसमें ये भी कंसिडर किया जाएगा कि भाई जो परिवार है, जो कि अफेक्टेड परिवार है, अगर उसका कोई मेंबर है, कोई सदस्य है, जो कि उसको भी कंसिडर किया जाएगा। सरकार अगर कोई सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनना चाहे तो उसके लिए भी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अब ये देखा जाए ना तो आम आदमी पार्टी ने काफ़ी सारा काम किया है इस मामले में। इस वजह से कई लोग कहते हैं कि दिल्ली में आप गरीब होना अपने आप में एक बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है ना, बहुत चुनौती वाली बात है। लेकिन अगर आप गरीब हैं तो दिल्ली में गरीब होइए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इतनी सारी जो चीज़ें हैं, इतनी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी कुछ मुफ्त कर दिया गया है ना। ये जैसे आप देख रहे हैं एक्सग्रेशिया का अमाउंट दे दिया गया, उसके अलावा बिजली मुफ्त कर दी गई, बहुत सारी चीज़ें जो हैं महिलाओं के लिए जो है वो मेट्रो में जगह दे दी गई, मुफ्त यात्रा करने, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिल्ली में सरकार द्वारा दी गई हैं। ठीक है, तो ये भी उसी की तरह है, ये भी एक सोशल वर्क है जो गवर्नमेंट करती है और उसका दायित्व भी है करना। अब अपन आ जाते हैं 5 जुलाई 2021 पे। 5 जुलाई 2021 की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात करने वाले हैं किसकी? हम बात करने वाले हैं निपुण भारत मिशन की। निपुण भारत मिशन मतलब यूनियन गवर्नमेंट हैज प्लान टू लॉन्च अ न्यू स्कीम कॉल्ड निपुण भारत मिशन टू इम्प्रूव मैथमेटिक्स, बसी रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंडिंग फॉर अर्ली लेवल स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके लिए ये किया गया है कि भाई ये जो है निपुण भारत स्कीम, इसमें आपकी जो मैथमेटिक्स है, इसके लिए बात काहे के लिए ये निपुण भारत जो है, निपुण जो है इसमें, ये अपने आप में इज एन एब्रीविएशन। ये एब्रीविएशन है काहे का? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। मतलब ये काहे के लिए है कि भाई प्रोफिशिएंसी मतलब जिसमें आप कह सकते हैं कि महारत है ना। प्रोफिशिएंसी शब्द जो है वो महारत के लिए होता है, तो उसमें ये बात की गई है कि भाई रीडिंग के लिए, लिखना, पढ़ना और गणित जो है वो करने के लिए आप में उसमें कम से कम ये जो 3 बेसिक स्किल्स हैं इसमें महारत हासिल करना ज़रूरी है। उसके तहत ये स्कीम जो है शुरू की गई है। और इसमें क्या हुआ है, निपुण भारत इनिशिएटिव विल बी अप्लाइड बाय स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। और ये कौन करेगा? यूनियन गवर्नमेंट करेगी, मतलब सेंटर गवर्नमेंट करेगी। और कहाँ करेगी? सरकारी स्कूल्स में करेगी। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, जो भी चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी शुरुआत होती है वो शासकीय विद्यालयों में सबसे पहले की जाती है। ठीक है, अब इसमें बात की गई है निपुण भारत इनिशिएटिव जो है वो अप्लाई करेगा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। और इसमें बात की गई है, इट विल वर्क इन अ 5-tier मैकेनिज्म, बिगिन with national, state, district, block and school level throughout all the state and union territories। और ये शुरुआत की जाएगी एक जगह से, शासकीय स्कूलों से, और शुरुआत होगी पूरे भारत में इसको लाया जाएगा। पूरे भारत में इसको एक तरह से इम्प्लाई किया जाएगा, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज हों चाहे वो स्टेट्स हों, सब में लाया जाएगा और 4-5 लेवल पे लाया जाएगा। ठीक है, 5 लेवल कौन सा? पहला लेवल अगर आप इसमें देखते हैं, पहला लेवल, सबसे छोटा लेवल जो है वो स्कूल लेवल हो गया। ठीक है, दूसरा आपके ब्लॉक के स्तर पे लाया जाएगा, तीसरा डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे, चौथा स्टेट के स्तर पे और 5वां नेशनल मतलब राष्ट्र के स्तर पे। ठीक है, तो हर तरफ से इसको कवर किया जाएगा और हर लेवल पे इसको लागू करने की तैयारी है सरकार की। This scheme would ascertain that every child attains desired learning skills in reading, writing and numeracy by the end of the standard 3 by the year 2026-27। 2026-27 तक का इनने मिशन रखा है। और ये कहा गया है कि जब तक कोई भी बच्चा जो है तीसरी कक्षा में आता है तब तक आप मान लीजिए लगभग कितनी उम्र हो जाएगी उसकी? 8-9 साल। जब तक 8-9 साल की आयु तक आते आते हर बच्चा जो है हिंदुस्तान का वो इतना निपुण होना चाहिए कि उसको कम से कम लिखना, पढ़ना और जो बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक जो गणित है, उसके सवाल जो है वो हल करना आना चाहिए। ठीक है, तो इतना निपुण करने के लिए ये बनाया गया है और इसकी वजह से इसका नाम भी निपुण रखा गया है। ठीक है, 2026-27 तक का ये मिशन है। दिस मिशन विल बी सेगमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम समग्र शिक्षा। ये समग्र शिक्षा के अंतर्गत आप इसको कह सकते हैं, ये एक सेगमेंट है समग्र शिक्षा प्रोग्राम का, जो कि स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम ऑलरेडी रनिंग है। Now we are coming to 10th of August and we are dealing with 10th of August 2021 और हम बात कर रहे हैं उज्ज्वला की। प्राइम मिनिस्टर लॉन्च उज्ज्वला 2 मतलब सेकेंड पार्ट
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इन महोबा उत्तर प्रदेश, और ये शुरुआत हुई है महोबा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं? Ujjwala 2 scheme will be given maximum benefit of lakhs of migrant families, and now for these families there is no need for submission of address proof, and only their self declaration is required as address of getting a gas connection। अब इसमें क्या हुआ था, आपको याद होगा जब बीच में बात हुई थी, चली थी, जब सरकार एक पब्लिक इंटरेस्ट में एक एडवर्टीजमेंट भी आना शुरू हुआ था जिसमें कहा गया कि भाई अगर आपको सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है तो आप सब्सिडी छोड़ दीजिए, है ना। सरकार उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से ये चलता था, जनहित में जारी ये एडवर्टीजमेंट था, और इसमें प्रधानमंत्री आया करते थे और कहते थे कि भाई अगर आपको सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है तो आप सब्सिडी छोड़ दीजिए। तो उसी का शायद दूसरा चरण आप इसको एक कह सकते हैं, या उसी से जोड़ के आप इसको देख सकते हैं कि ये जो है उज्ज्वला स्कीम, ये क्या है कि भाई जिनको ज़रूरत है, उसमें ये बोला जाता था ना कि जिन लोगों को ज़रूरत है उनको कम से कम उस एक कनेक्शन मिल सकेगा, और लोग जो चूल्हे में खाना बनाते हैं, जो देहात में रहते हैं, परेशान होते हैं, उनको कम से कम उससे फ़ायदा मिलेगा और उनको नया कनेक्शन मिल सकता है। तो आप उसी का ये पार्ट 2 मान सकते हैं, उसी से जोड़ के आप इसको देख सकते हैं। और इसमें ये कहा गया उज्ज्वला 2 में, स्कीम के अंतर्गत ये कहा गया कि भाई इसमें जो है ये मैक्सिमम बेनिफिट उन परिवारों को मिलेगा जो कि माइग्रेंट हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होकर आए हैं। अब वहाँ पे क्या होता था, जिन परिवारों के पास बेसिकली पहले ये कहा जाता था कि भाई आप अपने होने का जो अस्तित्व है आपका, कि आप यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के निवासी हैं, आप पेपर्स दिखाइए, है ना, कागज़ दिखाइए, उसमें आपको अपने प्रूफ देने होते थे, ID प्रूफ देना होता था, एड्रेस प्रूफ देना होता था, आप कहाँ से आए हैं ये बताइए, कब से यहाँ रह रहे हैं ये बताइए। तो ये उन्होंने कहा है कि भाई अब उसका जो है वो थोड़ा सा उसको रिलैक्स कर दिया गया है, और उन्होंने कहा कि अब ये जो सबमिशन ऑफ एड्रेस प्रूफ है ये नहीं करना होगा। अगर वो सेल्फ डिक्लेयर भी कर देते हैं, है ना, सेल्फ डिक्लेरेशन का एक फॉर्म भर देते हैं, तो उससे भी काम हो जाएगा, उनको वो एड्रेस प्रूफ के तौर पे देखा जाएगा और उनको नए कनेक्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन सरकार ने दिया है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना 1 जो थी उसको लॉन्च किया गया था 2021 में, बलिया से ही किया गया था, उत्तर प्रदेश से, और ये जो दूसरी है उसको महोबा से किया गया है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम बात कर रहे हैं उज्ज्वला योजना की, तो ये किससे रिलेटेड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका जो 1 था प्रोग्राम, जो पहला था वो कब था, और दूसरा कहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, अब इसमें हम बात करने वाले हैं PMUY इज अ फ्लैगशिप स्कीम विद एन ऑब्जेक्टिव टू मेक क्लीन कुकिंग फ्यूल सच एज LPG अवेलेबल टू द रूरल एंड डिप्राइव्ड हाउसहोल्ड which were otherwise using traditional cooking fuels। ये मैंने आपसे कहा ना कि इसमें जो उस टाइम की बात है उससे आप जोड़ के इसको देख सकते हैं, ये बिल्कुल उसी का सेकंड पार्ट है कि भाई जब कहा गया कि सब्सिडी आप छोड़ दीजिए ताकि एक जो क्लीन फ्यूल है वो मिल सके और हर आदमी तक, रूरल एरिया तक, गाँव देहात तक भी जो महिलाएं हैं उन तक पहुँचाया जा सके, और उनको गैस का चूल्हा मिल सके और उनका जो कनेक्शन है वो मिल सके, ताकि उनको जो उनके नुकसान पहुँच रहा है, उनकी हेल्थ को, उनका जो समय को, वो चीज़ें मिलना ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हैं, अब हम आ जाते हैं 15 अगस्त के दिन पे। 15 अगस्त जैसे आपको मालूम है हमारा इंडिपेंडेंस डे है, और उस दिन जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एड्रेस किया। आपको मालूम है प्रधानमंत्री एड्रेस करते हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन, तो उन्होंने कहा भाई कि PM गति शक्ति योजना 2021 के बारे में उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑन 15th of August 2021 declared that center will launch PM Gati Shakti Yojana. This is a rupees 100 lakh crore employment scheme of central government for the welfare of youth। ठीक है, ये उन्होंने कहा। अब ये थोड़ा सा जो अमाउंट है ये बहुत ही एग्जैजरेटेड सा अमाउंट है, लेकिन खैर प्रधानमंत्री हैं तो उन्होंने कह दिया तो अपन मान लेते हैं, पढ़ना अपन को यही पड़ेगा। तो अब बात हो रही है की पॉइंट्स की। गति शक्ति विल बी द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान ऑफ अ नेशन विच विल ले द ग्राउंड ऑफ होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की उन्होंने बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि काफ़ी सारा पैसा जो है वो एलोकेट किया जाएगा। अब ये बात हो रही है 2021 की, लेकिन अब अपन आ जाते हैं जब हमने बजट सेशन किया। आपने बजट सेक्शन जो मैंने उसका एनालिसिस किया था, अगर आपने वो देखा हो तो आप उससे रिलेट कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि गति शक्ति की बात निर्मला सीतारमन जी ने भी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनने हमारे बजट में भी की है। और ये जो नंबर था, इसके ऊपर बड़ा जो अपोजिशन है उन्होंने बहुत एकदम टेबल भी उन्होंने बजाई है कि कह के कि भाई आपने पहले तो कहा क्या बोला था आपने, और अब आप आ गए हैं बिल्कुल कि 60 लाख नई जॉब्स जो हैं वो आप देंगे, है ना, और वो भी किसी एक स्कीम के अंतर्गत आपने बोला है कि आप उसके अंतर्गत देंगे। और फिर उन्होंने ये कहा कि इसमें कहा कि नहीं, अभी एक न्यूज़ आइटम मैं पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि फाइनेंस मिनिस्टर ने एक और स्टेटमेंट दिया है जो कि थोड़ा सा समझ में हिस्सा नहीं आता है, कि उन्होंने कहा है कि 60 लाख एम्प्लॉयमेंट जो है वो तो चलिए दिया जाएगा स्कीम के अंतर्गत, उसके अलावा अगले 5 साल में जो है वो 30 लाख करोड़
जॉब एम्प्लॉयमेंट्स जो हैं उनकी अपॉर्चुनिटी देंगे। अब वो 30 लाख करोड़ वो पैसों की बात करना चाह रही थी या वो जॉब्स की बात करना चाह रही थी, उन्होंने क्लियर नहीं किया। और क्योंकि अगर वो जॉब्स की बात करना चाह रही थी तो वो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं अगले 5 साल में पता नहीं, पर अगर वो पैसों की बात कर रही थी तो ये फीजिबल हो सकता है शायद, तो ये अच्छी बात भी हो सकती है। खैर, अब हम बात करते हैं इनकी। ये स्कीम में जब बात की गई थी, विल रिजल्ट इन द न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द लैक ऑफ यूथ्स। द प्लान विल हेल्प टू क्रिएट द ग्लोबल प्रोफाइल फॉर लोकल मैन्युफैक्चरर्स एंड हेल्प देम टू स्टैंड विद देयर काउंटरपार्ट वर्ल्ड वाइड। इट ऑल्सो क्रिएट पॉसिबिलिटी इन एवेन्यूज फॉर द न्यू फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स। अब ये बात की गई थी जो सेस जोन्स और इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको नए इकोनॉमिक जोन्स बनाने की बात की गई थी। इसमें जो 2021 में जो प्रधानमंत्री ने बोला था उसमें और भी होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई थी, गति शक्ति की बात की गई थी। अभी जब हमारा बजट सामने आया है तो हमें पता चला कि गति शक्ति के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके लिए अगर आपको समझना है पूरा तो आप जाके देख सकते हैं, जो बजट एनालिसिस मैंने किया था उसमें हमने पूरा अमृतकाल बजट डिस्कस किया है। ठीक है, फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन आ गए हैं 26 अगस्त 2021 पे, और 26 अगस्त 2021 में अपन बात करने वाले हैं काहे की, अपन बात करने वाले हैं समृद्ध स्कीम 2021 की। Central government has initiated a startup accelerator of MEITY for product innovation of Samriddh scheme. Minister of Electronic Information Technology, उसका एब्रीविएशन बोला जाता है, ये मेटी भी बोलते हैं इसको लोग, तो लेकिन अपन इसको MEITY समझेंगे ताकि आप इसको समझने में आसानी हो। Will support startup and entrepreneurship in the starting phase of समृद्ध योजना। अब समृद्ध will create a platform for Indian software product startup to raise their product and secure investment for leveling up of their बिजनेस। अब ये जो है ये बेसिकली अगेन स्टार्टअप पे फोकस कर रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक जो सेक्टर सेग्रीगेट कर दिया गया है वो कौन सा कर दिया गया है, सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप का। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मिनिस्ट्री ने किया है, तो उसने अपने हिसाब से उसमें एक सॉफ्टवेयर का जो पार्ट है वो और ऐड कर दिया है। बात अभी वही स्टार्टअप की हो रही है, एंटरप्रेन्योरशिप्स की होती है, लेवलिंग अप ऑफ बिजनेस की हो रही है, नए उद्यमी बनाने की हो रही है, नए उद्यम खोलने की हो रही है, लेकिन अब बात हो रही है सॉफ्टवेयर के कंटेक्स्ट में। अब समृद्ध initiative will not only provide funding support to startups but will also bring skills which will help them to become successful। अब इसमें ये भी कहा गया कि भाई ये जो है इनिशिएटिव, इससे ना सिर्फ जो स्टार्टअप्स हैं उनके खुलने में मदद की जाएगी, उनको जो एक जनरल फंडिंग्स हैं वो प्रोवाइड करी जाएगी, पर उनको स्किल डेवलपमेंट में और टेक्निकल सपोर्ट में भी मदद दी जाएगी, उनको टेक्निकल सपोर्ट भी मुहैया कराया जाएगा। और अगर उनको किसी भी तरह की कोई चीज़ उनको समझनी है या डेवलपमेंट की ज़रूरत है किसी क्षेत्र में तो उस पर भी वर्क किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट mentioned about the Samriddh scheme will select the startup and will provide them with the funding support, mentorship and a lot of other support that is necessitated by the startups। अब इसमें ये भी कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मेंशन किया उन्होंने कि समृद्धि स्कीम के अंदर क्या होगा, वो सेलेक्ट करेंगे स्टार्टअप्स को और उनको प्रोवाइड की जाएगी, फंडिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, और किसी भी तरह की जो भी ज़रूरत है उनको इफेक्टिवली रन करने में या उनको मेनटेन करने में वो भी मुहैया कराई जाएगी। चाहे आप उसमें स्किल डेवलपमेंट कह लीजिए, चाहे आप उसमें एक तरह की मेंटरशिप प्रोग्राम कह लीजिए, चाहे आप उसमें टेक्निकल सपोर्ट कह लीजिए, हर तरह की जो भी उनकी ज़रूरत होगी उसको फुलफिल किया जाएगा, ये उन्होंने कहा है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 15th of September 2021 एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट PM आदर्श ग्राम योजना। PM आदर्श ग्राम योजना, अब हम आ गए हैं स्टार्टअप्स की दुनिया से निकल के गाँव में। ठीक है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने ये बात बोली है, इन्फॉर्म दैट हिज मिनिस्ट्री विल स्टार्ट प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कवरिंग 36,000 विलेजेस अक्रॉस द कंट्री। 36,000 गाँवों को इन्होंने टारगेट किया है अक्रॉस द कंट्री, और विलेज विद 50% ट्राइबल पॉपुलेशन विल बी गिवन प्रायोरिटी अंडर द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इन्होंने क्या कहा है, मुंडा साहब ने, इन्होंने कहा है कि भाई इसमें हम जो हैं वो गांव सेलेक्ट करेंगे, है ना। आपको मालूम है कि इंडिया की जब हम बात करते हैं वी आर द रूरल इकोनॉमी, हम जो है एग्रीगेरियन बेस्ड इकोनॉमी है, जो गांव में भारत बसता है, एक बात कही जाती है। ठीक है, आजकल हालांकि एक नई तरह की चीज़ सामने आई है, लोग बोलते हैं कि भाई दो भारत बन रहे हैं, एक भारत बन रहा है, एक इंडिया बन रहा है। खैर उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो गाँव में जो भारत बसता है बात उसकी हो रही है, और अर्जुन मुंडा साहब ने उसी पर फोकस किया है कि 36,000 जो गाँव हैं, जो 1000 विलेजेस हैं, वो कंट्री में उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, पे काम करेगी पॉलिसी, और उसमें से भी वो गांव, वो ग्राम जहां पे 50% जो आबादी है वो ट्राइबल पॉपुलेशन की है ना। ट्राइबल जो ट्राइब्स, आपको मालूम है ट्राइबल पॉपुलेशन, जैसे आप कह सकते हैं एक तरह से झाबुआ वगैरह आप कह सकते
सकते हैं, है ना, वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इस तरह की जो जगह है वहाँ पे देखा जाएगा और वहाँ पे किस तरह का रूरल डेवलपमेंट है वो देखा जाएगा और उसमें ये वर्क किया जाएगा। की पॉइंट्स क्या है इस स्कीम के अंतर्गत? 1700 ट्राइबल विलेजेस जो है आसाम में वो कन्वर्ट किए जाएंगे मॉडल विलेजेस में, ठीक है। 1700 विलेजेस पे काम किया जाएगा और उनको फोकस किया जाएगा कि उन विलेजेस को बिल्कुल मॉडल विलेजेस में तब्दील किया जाए, उन पे हर तरह की जो सहूलियतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर काम किया जाए, होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है उस पर काम किया जाए, बिजली, पानी, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक चीज़ें हैं वो दी जाए उनको, और उनको एक तरह से मॉडल के तौर पे काम करेगा। 1700 विलेजेस को मॉडल विलेज के तौर पे बनाएंगे। इसके बाद बिसाइड दिस अराउंड 184 न्यू वन धन केंद्र विल बी सेट अप इन स्टेट दैट वुड बेनिफिट अराउंड 60,000 पीपल। अब उन्होंने ये कहा कि भाई इसके अलावा ये जो हम करेंगे इसके अलावा 184 है ना नए वनधन केंद्र भी हम खोलेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, इनसे जो लोगों को बेनिफिट होगा, जिन लोगों को फ़ायदा मिलेगा वो कौन लोग होंगे, वो तकरीबन उन ग्रामों में रहने वाले 60,000 लोगों को उनसे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है ये रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है दैट वाज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फिस्कल ईयर 2009 and 10 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस दैट हैव हायर रेशियो ओवर 50% ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू SCs शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। तो ये चलिए ये बात मैं बोलने वाली थी पर उससे पहले यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैं आपको ये बोल देती हूँ कि ये जो प्रोग्राम्स है ना इस सरकार की बड़ी एक अच्छी पॉलिसी भी कह सकते हैं, बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम्स हैं ये ऐसे प्रोग्राम्स पे वर्क करते हैं, ये ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो ढूंढ के बाहर निकाल लेते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तो थे लेकिन उनका नया जो है वो उनको जामा पहना के, नया नाम, नई चीज़ें पहना के वो नया लॉन्च इस तरह से करते हैं जैसे उससे पहले तो ये काम कभी हो ही नहीं रहा था, ठीक है। तो ये काम पहले भी हो रहा था, खुद ही बोल दिया गया है कि भाई 2009-10 में ये जो लॉन्च की गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च कर दिया था और तब ये देखा गया था कि डेवलपमेंट था किसका, विलेज का, उनका जिनमें रेशियो जो था 50% से ज़्यादा, जहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, जहाँ पे ज़्यादा सिटीजन्स थे, निवासी थे, मूल निवासी थे, वहाँ का डेवलपमेंट पे वर्क किया गया। अब शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके रिजर्वेशन के ऊपर जो झगड़ा है, जो बहस है, वो बहुत पहले जाती है, बहुत लंबा मुद्दा है, ये हम किसी और सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि शेड्यूल्ड कास्ट को ऊपर लाने के लिए या क्रीम में लाने के लिए या मिलाने के लिए या भेदभाव ख़त्म करने के लिए ये कदम पहली बार उठाया गया था। अब हम आ गए हैं 24 सितंबर पे, 24 सितंबर 2021 पे, और हम बात करने वाले हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की, ठीक है। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द नेशन वाइड रोल आउट ऑफ द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। और इसका की पॉइंट्स क्या है? की पॉइंट्स ये हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत द यूनिक डिजिटल हेल्थ ID विल बी प्रोवाइडेड टू पीपल विच विल कंटेन ऑल द हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ द पर्सन। द ID विल बी क्रिएटेड यूजिंग डिटेल्स सच एज आधार एंड यूजर्स मोबाइल नंबर। अब ये बहुत ही, जब ये हेल्थ सेक्टर जो अभी कोविड हुआ ना, तो कोविड ने एक बहुत कहीं ना कहीं एक जो चीज़ जो फ़ायदे की है, वैसे तो बहुत नुकसान हुआ, कहीं से भी दोबारा भगवान ना करे कि दोबारा कोविड की लहर आए, लेकिन एक चीज़ ये हुई है कि सबको अपनी अपनी, जिसको बोलते हैं ना, सबको अपनी अपनी जगह समझ में आ गई। सबको ये समझ में आ गया कि भाई जो आज तक हम लड़ रहे थे ना, आज तक हम लड़ रहे थे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मंदिर यहाँ बनेगा, स्टैच्यू यहाँ बनेगा, इसको रिजर्वेशन दे दो, उसको मत दे दो, सबके समझ में आ गया कि जब कुछ जब प्राकृतिक कोई चीज़ आपदा आती है तो ये सब कुछ जो मुद्दे हैं ना ये बहुत छोटे हो जाते हैं और उस पर इंसान कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब ऊपर वाले की पड़ती है ना, तब वो किसी की भी ये जो पॉलिटिकल और राजनीति से जो प्रेरित मुद्दे हैं उनकी कोई बेसिस नहीं बचता, उनके कोई मतलब नहीं बचता। तो हेल्थ केयर पे सबका ध्यान गया कि भाई ये जो हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी लड़ाई झगड़ा करते हैं ना कि यहाँ पे ये दान दे दो, वहाँ पे वो दक्षिणा दे दो, यहाँ पे इस तरह का हम बना लेते हैं। अब ये समझ में आया कि भाई जो पैसे हैं उनको सही जगह एलोकेट कीजिए, सही जगह आप काम कीजिए। हेल्थ केयर पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। लोगों की जानें जा रही हैं, लोग मर रहे हैं, ये सच्चाई है और हेल्थ सेक्टर चरमरा गया है। तो अब ये कुछ जो स्कीम्स हैं वो गवर्नमेंट ने आई है कि भाई हेल्थ मिशन के तहत हमें क्या क्या करना है। तो उसी से एक ये स्कीम आई है जिसमें उन्होंने कहा कि भाई डिजिटल हेल्थ ID जो है वो प्रोवाइड की जाएगी लोगों को, और उसमें क्या किया जाएगा, एक इंटीग्रेटेड ID है वो, जिसमें उनकी जो हेल्थ की जो पूरा का पूरा डिटेल है, जो चार्ट है वो मेंटेन किया जाएगा, है ना। जो भी उनके बेसिक, उनकी जो जिसको आप कहते हैं वाइटल्स हैं, वो देखे जाएंगे, वो स्टडी किए जाएंगे। कोई बेसिक बीमारी है, किस तरह की है, BP, शुगर या बेसिक वाइटल्स आपके किस तरह से हैं, वो सब कुछ मॉनिटर किया जाएगा और एक ID बनाई जाएगी। जैसे कि आप कहते हैं ना आधार ID है, उसी तरह के सच एज आधार और यूज़र नेम जो है उसको लिंक करके एक ID बनाई जाएगी जो कि हेल्थ ID होगी। काश तो बहुत अच्छा है, इम्प्लीमेंट अच्छे से हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
The mission essentially consists of 4 main building blocks: unique digital health ID, healthcare professional registry, health facility registry and electronic health records. इसमें 4 लेवल पे उन्होंने काम किया है. उसमें नेसेसरी जो मिशन है उसको एसेंशियली कंसिस्ट किया उन्होंने 4 मेन बिल्डिंग पॉइंट से. पहला क्या है उसमें डिजिटल हेल्थ आईडी बनाना. दूसरा है हेल्थ केयर प्रोफेशनल की रजिस्ट्री होना कि रजिस्टर्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कौन कौन है, कम से कम ये पता चले. लोगों के पास अभी ये भी डेटा अपने यहाँ अक्यूमुलेटेड नहीं है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं जिनके पास प्रॉपर डिग्री है वो कितने हैं. क्योंकि आपको मालूम है ये भी चीज़ कोविड में निकल के बहुत सामने आई कि पता चला कि MBBS या MD की डिग्री ही नहीं थी लोगों के पास. राइट, जो ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस करते हैं ना, होम्योपैथिक वाले, आयुर्वेदिक वाले, यूनानी, सब लोग जो थे, इनफैक्ट जो डेंटिस्ट थे, जो ऑल्टरनेटिव वो थे जो भी प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ पे यही आइडेंटिफाई करने में कई जगह प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई एक्चुअली कौन सा डॉक्टर किस चीज़ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए है और नहीं है. किसके पास जो डिग्री है वो MBBS की है, किसके पास डिग्री BMS की है, ये भी तय नहीं हो पा रहा था. तो कम से कम ये जो रजिस्ट्री है इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा डॉक्टर किस क्षेत्र का डॉक्टर है और किस फील्ड का है, किस फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस को बिलोंग करता है. ठीक है. इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री कि हेल्थ फैसिलिटी कौन कौन सी हैं, कहाँ पे हैं. हेल्थ फैसिलिटीज़ में आप कह सकते हैं छोटे जो क्लिनिक्स हैं वो भी हो सकते हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक्स हैं वो भी हो सकते हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी हो सकते हैं, इस तरह की. और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स मतलब आपका जो भी हेल्थ रिकॉर्ड है, जो भी वाइटल स्टेटस है आपका, वो सब कुछ रिकॉर्डेड रहेगा एक जगह पर. ठीक है. टू बिगिन विद 3 कंपोनेंट्स, यूनिक हेल्थ ID, डॉक्टर register and health facility registry have been made operational, the official cited above said. अब ये बात बोली है कि भाई 3 जो है इसमें से उस पे काम जो है वो ऑलरेडी चालू हो गया है, ये ऑफिशियल्स का कहना है. अब हम आ जाते हैं 30 सितंबर 2021 पे एंड वी आर टॉकिंग अबाउट निधि 20. अब ये निधि काहे के लिए स्टैंड करता है? ये निधि स्टैंड करता है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. ठीक है. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मतलब हम जो समझते हैं कि हम बात करने वाले हैं टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी की. ठीक है. और ये स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला ने इसको इनाग्रेट किया. और इसमें बात क्या हो रही है, इस पे की पॉइंट क्या किया गया कि भाई ये जो निधि 20 है इसमें डेटाबेस जो है ये इंक्लूसिविटी के ऊपर फोकस करेगा. और देखा जाएगा कि ना सिर्फ इसमें ये फोकस किया जाएगा कि अकोमोडेशन यूनिट्स कहाँ कहाँ पर हैं, होटल्स कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ पे जाके लोग जो हैं वो रह सकते हैं, टूरिस्ट जो हैं कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, ना सिर्फ इस पर किया जाएगा पर ट्रेवल एजेंट्स पे, टूर ऑपरेटर्स पे और बाकी सारे जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर भी फोकस किया गया. ठीक है. The Nidhi scheme was launched by the Ministry of Tourism to facilitate the digitalization of the tourism sector and promote sense of doing business for the hospitality and tourism sector by encouraging all accommodation units to register themselves on the platform to become part of the hospitality industry. अब इसमें एक्चुअली क्या हुआ, जैसे आपको मालूम है, बात अगेन आ जाती है कोविड पे. ठीक है. कोविड के टाइम पे जब आपको मालूम है कि 2-3 इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई, बहुत ज़्यादा मार पड़ी उन पर. बिल्कुल जहाँ कहा जाता है हॉस्पिटैलिटी की, एविएशन की, टूरिज्म की, ये जो इंडस्ट्रीज थी बिल्कुल इनका जो बैकबोन है वो बिल्कुल पूरी तरह से टूट गई. ठीक है. कमर टूट गई क्योंकि ऑब्वियसली लॉकडाउन था, लोग बाहर निकल ही नहीं रहे थे, ट्रैवल टूरिज्म सब कुछ बंद था. तो इसके लिए अब सरकार को अलग से स्पेशल स्कीम्स बनाने की ज़रूरत थी, कदम उठाने की ज़रूरत है कि इनको वापस से रीइंस्टेट किया जाए. टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी लोगों की रोज़गार चला गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया. जो छोटे छोटे लोग थे जो कि अपना रोज़गार कमाते थे किसके थ्रू, जो ट्रैवल एजेंट थे या फिर जो टूर गाइड्स थे या जो भी इस तरह के लोग थे, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े जो होटल चेन्स रन करते थे, उनके साथ साथ जो छोटे जो दुकानें लगाते थे, रेस्टोरेंट्स चलाते थे या छोटे मोटे जिसको आप कहते हैं ना कि छोटे मोटे लॉजेस चलाते थे या छोटे होटल्स चलाते थे या होम स्टे वगैरह देते थे, उनका बहुत नुकसान हुआ. तो इसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि अब ये फोकस किया गया कि भाई जितने भी अकोमोडेशन हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, जो भी लोग अपना अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं या जो भी जगहें हैं, छोटे मोटे जो लॉजेस हैं, होटल्स हैं, जो हम बड़ों की बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 3 स्टार 5 स्टार होटल्स, वो तो ऑलरेडी उनका डेटाबेस रहता है. हम बात कर रहे हैं छोटी स्तर पे. तो वो लोग भी अपने आप को आएँ और प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कराएं ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके. और बाकी जो भी लोग इससे और भी तरह से जुड़े हुए थे, जैसे टूरिस्ट, ट्रैवल गाइड्स, वो भी कराएं. एजेंट्स जो हैं, जो टिकटिंग एजेंट्स हैं, बुकिंग एजेंट्स हैं, वो भी बुक कराएं. जो बीच में जिसको जो कमीशन लेते हैं, जो बुकिंग वगैरह कराते हैं होटल्स की और वो सब जो कराते हैं, वो भी अपने आप को ऐड कराएं. तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है. अब हम आ जाते हैं 5 अक्टूबर 2021 पे और हम बात करने वाले हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 और अमृत 20 पे. मतलब हम ये आ गए हैं, हमें जब यहाँ 2 लिखा होता है तो हमें मालूम है कि ये किसी भी चीज़ का पार्ट 2 है, मतलब दूसरी लहर है या दूसरा प्रोग्राम है.
ठीक है, दूसरे नंबर का। 5 अक्टूबर 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया स्वच्छ भारत मिशन, जो कि अर्बन 2 और अमृत 2 है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द सेकंड फेज ऑफ द 2 फ्लैगशिप मिशन, नेमली स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एंड अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली। ये अमृत जो था, ये आपको इसके लिए आ सकता है कि भाई इनके जो फुल फॉर्म्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो ये जो है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को अमृत बोला जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ, द SBM अर्बन 2 एंड अमृत 2 हैव बीन डिजाइन टू रिलीज द एस्पिरेशंस ऑफ मेकिंग ऑल सिटीज़ गार्बेज फ्री एंड वेस्ट सिक्योर। अब इसमें बात की गई कि गार्बेज फ्री वही वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, और आपको की गई कि वाटर रिसोर्स जो है उसको किस तरह से हम डिप्लीट होने से बचा सकते हैं या वाटर सिक्योर कर सकते हैं। द आउटले ऑफ SBMU 20 इज अराउंड 1.41 लाख करोर्स एंड द आउटले फॉर द अमृत 20 इज रुपीज़ 2.87 लाख करोर्स। इतना जो है वो आवंटित किया गया है फंड। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट ही, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 17 अक्टूबर 2021 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मेरा घर मेरा नाम स्कीम। मेरा घर मेरा नाम स्कीम जो है बात की गई है पंजाब से। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं आपको मालूम है, जिनका नाम है चरणजीत सिंह जी, उन्होंने ये लॉन्च किया है मेरा घर मेरा नाम। और इसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया है, स्कीम एम्स टू गिव ओनरशिप राइट टू पीपल लिविंग इन हाउसेस within the Lal Lakir of villages and city. Lal Lakir refers to the land that is part of village habitation and is used for non-agriculture purposes only. अब उन्होंने ये बोला कि भाई जो लोग लाल लकीर के क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, उस सिटीज़ में या क्षेत्र में रहते हैं, उनको उनके घर की जो है वो प्रोप्राइटरशिप या ओनरशिप दे दी जाए। अब लाल लकीर जो है ये पंजाब के बारे में बात हो रही है, और ये रेफर करता है उस क्षेत्र को, लैंड को या ज़मीन के उस टुकड़े को जो कि पार्ट है विलेज का हैबिटेशन का, जो कि नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है और सिर्फ नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। Earlier this scheme was launched only for the resident of villages, but now it is being extended to the eligible resident of the cities with the Lal Lakir. पहले भी ये चलती थी स्कीम, पहले ये सिर्फ गांव वालों तक सीमित थी। अब इसको जो अर्बन पॉपुलेशन है वहाँ तक भी ले जाया गया है, और ये बोला गया है कि भाई जो रेजिडेंट हैं जो सिटीज़ में भी रहते हैं वो भी अगर इसके अंतर्गत आते हैं, लाल लकीर के जो एरिया है उसके अंतर्गत आते हैं, तो उनको भी प्रोप्राइटरशिप दे दी जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं 25 अक्टूबर 2021 की, and we are going to talk about free education scheme. Free education scheme, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने अनाउंस किया फ्री एजुकेशन स्कीम स्टेट में टू बूस्ट द लेवल ऑफ एजुकेशन इन द स्टेट। अब जैसे आपको मालूम है कि हरियाणा में पेट्रियार्की बहुत ज़्यादा है, और अभी भी औरतें जो हैं वो काफ़ी बैकवर्ड स्टेटस जो है उनको मिला हुआ है ना। अभी भी जो औरतें जो हैं उनको बहुत ज़्यादा घर से निकलने का या बाहर जाने का या एजुकेशन का बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे रिवाज बहुत ज़्यादा इस तरह का नहीं है। तो अभी भी लोगों को ये जो है ना, ये समझाना या प्रोत्साहित करना कि भाई आपको बेटियों को भी पढ़ाना है, बेटियों को भी समझाना है, उनको भी आपको निर्भर बनाना है, उनको भी अपने पैरों पे खड़े होने देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके तहत ये जो स्टेप है ये बहुत अच्छा माना जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे आपको ये भी मालूम है कि मेल और फीमेल अनुपात भी जो है वो हरियाणा का बहुत ख़राब है अपने आप, ठीक है। तो उसके लिए इस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, और ये अच्छा कदम उठाया है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि फ्री स्कीम जो है वो स्टेट पे दी जाएगी टू बूस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन इन द स्टेट, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा कि स्कीम हैज़ बीन अनाउंस्ड फॉर दोज हु वेरीफाइड फैमिली इनकम इज लोअर देन 1.80 लाख पर एनम। और इसके अलावा उन्होंने कहा अनाउंसमेंट वाज मेड अंडर हरियाणा सुपर 100 प्रोग्राम, ठीक है। तो ये वैसे तो आप कह सकते हैं कि एक जेंडर न्यूट्रल स्कीम बनी जा रही है, लेकिन फोकस जो है इसका औरतों पे है, महिलाओं पे है, बच्चियों पे है, जो कि ज़्यादा जिनको अभी मौका नहीं मिला है। हालांकि दोनों ही इसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन बच्चियों पर इसका अगर आप स्कीम को देख लीजिए, अगर धरातल लेवल पे देखा जाए, ग्राउंड वर्क पे देखा जाए, तो महिलाओं को या बच्चियों को ज़्यादा फोकस में रख के ये बनाई गई है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, फैमिली इनकम अगर आपकी 1,80,000 से सालाना आय कम है तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। या फिर अगर अनाउंसमेंट जो है वो हरियाणा के किसके अंतर्गत बनाया गया, सुपर 100 स्कीम के अंतर्गत। Though this scheme, the state government seeks to ensure that no talented student belonging to a poor family loses a chance to go with his or her dreams. ये जैसे मैंने कहा कि इसका जो मेन फोकस है वो ये था कि भाई चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, किसी को भी अपने जो समझौता ना करना पड़े अपने सपनों के साथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है या उसके माता पिता उसकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर से मैं ये बात बोलूँगी कि यहाँ पे जो स्कीम है उसको देखने में जो चीज़ लग रही है वो अलग है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे आप बात करें तो अभी भी उसको माना जा रहा है दैट इज अ मोर प्रो गर्ल चाइल्ड स्कीम, ठीक है।
Now, PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission, we are talking about 25th of October 2021, and Prime Minister Narendra Modi launched the Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission in Varanasi, Uttar Pradesh. ठीक है, इसके की पॉइंट्स क्या हैं? इसमें ये हैं, the scheme is of worth rupees 5,000 crore and is India's largest scheme launched scale up to health infrastructure. भाई ये बोला जा रहा है कि ये जो स्कीम है ना, ये भारत की अभी तक की लॉन्च की गई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार में लाने के लिए सबसे बड़ी और सबसे महंगी स्कीम है, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए इसमें लागत आएगी। ये मिशन जो था ये लॉन्च किया गया था टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज। दोनों ही एरियाज पे फोकस करते हुए देखा गया था ये कि अर्बन और रूरल पॉपुलेशन, अर्बन और रूरल जो एरियाज हैं दोनों पे ही इसका फ़ायदा हो, इसको मिले। और इट विल वर्क टू एडिशनल हेल्थ नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आपने देखे होंगे कि बहुत सारे जो प्रमोशंस हैं वो भी किए जाते हैं, बहुत सारे जो जनहित में जारी जिस तरह के जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो भी आते हैं, है ना। मिशंस के थ्रू बहुत सारे कैंपेन्स भी चलते हैं, तो उसी के अंतर्गत ये काम करेगा। अंतर्गत मतलब उसके साथ ही काम करेगा, नॉट एग्जैक्टली अंडर उसके, लेकिन उसके साथ में काम करेगा। अब हम आते हैं 27 अक्टूबर 2021 पे और हम बात करने वाले हैं किसकी? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट संभव नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम 2021 की। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ MICT स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लॉन्च द संभव नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम 2021 इन दिल्ली। अब इसका कीवर्ड्स क्या है या की पॉइंट्स क्या है? With the launch of program, Union Minister of MSME Narayan Rane called for engagement of youth in promoting entrepreneurship, which in turn will lead to the economic development of India. अब again आप देख रहे होंगे कि ये जो आपने न्यूज़ देखी ना, पिछले साल की जो पॉलिसीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा फोकस थी ऑन स्टार्टअप्स एंड बिल्डिंग अप न्यू प्लेटफॉर्म्स, ब्रिंगिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज, सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़ या फिर नए एंटरप्रेन्योरशिप्स पे। तो बिल्कुल उसी की तर्ज पे ये वाली भी चीज़ है, सेम चीज़ है, उसी को लॉन्च की गई है। और ये संभव नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है। और इसमें राणे ने क्या बोला है, नारायण राणे जी ने बोला है कि इन्होंने कहा कि भाई यूथ को बहुत ज़रूरत है एंटरप्रेन्योरशिप में आने की, आगे आने की, नए नए व्यवसाय में एक्सपेरिमेंट करने की, नए नए व्यवसाय खोलने की, स्टार्टअप्स खोलने की, प्रमोट करने की नए नए व्यवसाय और एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है उसको बढ़ाने की, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके इंडिया का। और एक तरह से जो एम्प्लॉयमेंट की भी जो प्रॉब्लम है वो भी एक तरह से सॉल्व हो सके। ठीक है, अभी इसमें आप देख रहे होंगे ना कि अभी भी जो शोज़ भी चल रहे हैं, आपने देखा ना शार्क इंडिया, उसमें किस तरह से जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और जो नए लोग हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में बहुत कुछ अचीव किया है उनको बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे एक्यूलेट किया जा रहा है, रिकग्निशन मिल रहा है, काफ़ी कुछ। तो आप कह सकते हैं कि ये सब कुछ जब होता है ना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आप इंडिपेंडेंटली नहीं देख सकते, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क होता है एक साथ काम करता है। ठीक है, तो ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको एकदम से सुनने या दिखने में आ रही हैं। ये सब कुछ जिसको कहते हैं ना एक पॉलिसी के तहत होता है, या पॉलिसी नहीं भी होगा तो एक अंडर करंट होता है जिसके तहत होता है ना। लिटरली हो सकता है बातें जो हैं बिल्कुल वोकल तौर पे एक दूसरे से ना की जाती हों, लेकिन ये जब चीज़ें होती हैं, ये जो इंसिडेंसेस होते हैं, जो काम होते हैं, ये आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड ज़रूर होते हैं। ठीक है, as per Minister, new product and services developed by the budding entrepreneurs can give cascading effects for stimulating the related businesses or sectors. The mass outreach program called Sambhav National Level Awareness Program will run for 1 month under the Ministry of MSME. Under the initiative, students from different colleges or ITIs from B across and the India will encourage to take the entrepreneurship. अब हम इसमें बात क्या कर रहे हैं, उन्होंने बात की है, इस पर फोकस किया है कि भाई ये जो काम है जो हो रहे हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एक प्रिपरेशन जो है ना वो इकोनॉमी में आएगा, जो घुमाव है, जो एक तरह से जिसको आप कहते हैं कि बहुत ज़रूरत है इकोनॉमी को पुश करने की, एंड यू हैव टू पुश द इकोनॉमी टू डिलीवर, वो चीज़ आएगी, ग्रोथ आएगी, प्रोपेल होगी इकोनॉमी। ठीक है, मनी का इनफ्लो बढ़ेगा, लिक्विडिटी का इनफ्लो बढ़ेगा, उसकी वजह से जो एंटरप्रेन्योर है, ये जो इफेक्ट है, जो सर्विसेज या प्रोडक्ट जो नए लाएंगे उसकी वजह से नई ग्रोथ जो होगी वो कैस्केड होगी, उसकी वजह से बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में आएंगे, और
इन रिटर्न टू इट आपका जो ट्रेड है वो बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो आप बात करते हैं वो बढ़ेगा, फिस्कल डिफिसिट पे फर्क पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं। तो एज आई सेड एवरी सिंगल थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब इसमें ये बात की जा रही है द मास आउटरीच प्रोग्राम जो है, जो लेवल प्रोग्राम है, इसको 1 महीने के लिए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME रन करेगा। और इसका इनिशिएटिव जो है इसमें देखा जाएगा कि भाई डिफरेंट कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, या ITI आपने देखा होगा कि नॉर्मली लोग 10वीं के बाद 12वीं के बाद ITI में एनरोल कर लेते हैं या पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में एनरोल कर लेते हैं, तो उनका भी जो योगदान है, उनका भी जो काम है वो देखा जाएगा कि उनको इनकरेज किया जाएगा कि भाई आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़िए, या आपका जो इंटरेस्ट है, जो रुझान है, वो उसकी तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी। अब हम आ जाते हैं 31 अक्टूबर 2021 पे, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डेली सहकार स्कीम। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द डेली सहकार स्कीम। और इसके की पॉइंट्स क्या हैं? की पॉइंट्स वो हैं कि यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह कॉर्पोरेशन लॉन्च द डेयरी सहकार एट आनंद स्कीम ऑन अक्टूबर 2021 गुजरात ड्यूरिंग द फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय अमूल टू सेलिब्रेट द 74th सेलिब्रेशन ऑफ द फाउंडेशन ईयर ऑफ अमूल। अमूल आपको मालूम है ना, अमूल जो है ये वाइट रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा नाम इसका जोड़ा जाता है। डॉक्टर वर्गीस के बारे में आपने सुना होगा, जो फादर माने जाते हैं वाइट रेवोल्यूशन के इंडिया में, ठीक है। और अमूल जब हम बोलते हैं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, पता है आपको अमूल का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो उसके जो 75वां जो साल था उसकी फाउंडेशन का, उसमें उन्होंने संबोधित करते हुए ये बात बोली है। और इसका जो आउटले है वो क्या किया गया है? सहकार स्कीम में उन्होंने क्या किया है? टोटल आउटले ऑफ डेयरी सहकार स्कीम इज ₹5,000 करोड़, 5,000 करोड़ का आउटले दिया गया है। अब हम आ गए हैं 8 नवंबर पे। 8 नवंबर 2021 हम बात करने वाले हैं दिल्ली की, ठीक है। दिल्ली के जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं सिसोदिया जी, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है जिसमें उन्होंने बोला है श्रमिक मित्र स्कीम। श्रमिक जैसे आप समझ सकते हैं, श्रमिक मतलब श्रम करने वाला, है ना, लेबर को आप बोल सकते हैं एक तरह से। तो इसमें की पॉइंट्स क्या हैं? इसमें श्रमिक मित्र स्कीम के अंतर्गत क्या होगा? 800 वॉलंटियर्स जो हैं वो दरवाजे से दरवाजे पे जाएंगे, मतलब डोर टू डोर जाएंगे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके पास, और उनको समझाएंगे कि भाई आपके पास जो है ना, जो कैपिटल में, मतलब दिल्ली की बात हो रही है ना, ये दिल्ली की स्कीम है तो दिल्ली की बात हो रही है कि वो जाएंगे कैपिटल, डोर टू डोर जाएंगे कैपिटल जो कॉर्पोरेट वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं सॉरी, उनके पास, और उनको ये समझाया जाएगा कि भाई आप किस तरह से उनको ये ज्ञात कराया जाएगा कि भाई गवर्नमेंट की किस तरह से स्कीम्स हैं, आप किस किस स्कीम के अंडर बेनिफिट ले सकते हैं, आपके हिसाब की कौन सी स्कीम है, आपके बच्चे किस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको किस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है। तो ये जो अवेयरनेस है और इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो उनके खुद के डेली के काम से रिलेटेड हो, चाहे उनके बच्चों से हो, चाहे उनके परिवार से हो, जो भी स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की, दिल्ली सरकार की, उनसे वो उनको अवगत कराएगा, ठीक है। ये काम उनको करना है। उसके अलावा ये जो श्रमिक हैं इनके बारे में कहा गया है कि जो श्रमिक वार्ड मित्र हैं ये काम करेंगे किस किस लेवल पे? काम करेंगे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, वार्ड के लेवल पे और विधानसभा लेवल कोऑर्डिनेटर के लेवल पे काम करेंगे। दी श्रमिक वार्ड मित्रस विल वर्क एज डिस्ट्रिक्ट, वार्ड एंड विधानसभा लेवल कोऑर्डिनेटर। ये लेवल कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये जो एक्सक्यूज मी, द श्रमिक मित्र स्कीम विल अपॉइंट एटलीस्ट 3 to 4 अपॉइंट एज श्रमिक मित्र अक्रॉस ऑल वार्ड, जिसमें 3 से 4 जो लोग हैं वो श्रमिक मित्र जो हैं वो हर वार्ड में दिल्ली के अपॉइंट किए जाएंगे। अब हम आ गए हैं 17 नवंबर 2021। अब हम दिल्ली से आ गए हैं कहाँ पे? वेस्ट बंगाल पहुँच गए हैं हम, और हम बात करने वाले हैं, हम पहुँच गए हैं दीदी के राज्य में, और बात करने वाले हैं क्या? दीदी ने लॉन्च की है एक स्कीम जिसके तहत द्वारे राशन आएगा। द्वारे राशन से मतलब है द्वार पर, ठीक है, बिल्कुल आपके घर के द्वार पर राशन आपको मिलेगा। और ये आया है चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल बनर्जी इनॉग्रेटेड द द्वारे राशन एट डोर स्टेप स्कीम। की पॉइंट क्या है? अंडर द द्वारे राशन स्कीम ईच डीलर विल बी अलाउड टू अपॉइंट एटलीस्ट 2 people हु विल हेल्प देम द डिलीवरी ऑफ द राशन। अब इसमें क्या होगा भाई? राशन जो है वो द्वार पे पहुंचाया जाएगा और इसमें एक एक डीलर जो है उसको अलाउ किया जाएगा कि उनके साथ वो अपने साथ 2 लोग और रख सकते हैं जो कि ये काम करने में उसकी मदद करेंगे और डिलीवरी में राशन की मददगार साबित होंगे।
अब इसमें मुख्यमंत्री की बात मानी जाए तो उनके हिसाब से ईच ऑफ द इंडिविजुअल डिलीवरिंग द राशन विल गेट द सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। अब इसमें ये कहा गया है कि भाई वो व्यक्ति जो कि राशन जो द्वारे पहुंचा रहा है उसको 10,000 रुपये की मासिक तनख्वाह दी जाएगी। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 5,000 रुपये देगी और रेस्ट जो है वो डीलर देगा। ठीक है, ये बोल दिया गया है कि भाई जो डीलर है उसको अपनी तरफ से पैसे मिला के देने हैं, बाकी जो है 5,000 जो है वो सरकार की तरफ से मिल जाएंगे। अब 21,000 डीलर्स और 42,000 जॉब्स जो है वो क्रिएट किए जाएंगे। इसके तहत उन्होंने क्या कहा कि इसके तहत दो चीज़ें होंगी, एक तो राशन जो है वो द्वारे पे मिलेगा, दूसरी बात एम्प्लॉयमेंट भी होगा। 21,000 जो है वो डीलर्स बन जाएंगे और 42,000 जो है वो जॉब्स क्रिएट होंगे, क्योंकि अब डीलर जो है वो भी तो आदमी को रखेगा ना, 2 आदमियों को रखने की उनको वो छूट मिली है। तो अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है इस पे 160 करोड़ रुपए इस स्कीम पर लगाने की योजना बना रही है। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पे, अपन आ गए हैं 24 नवंबर पे। 24 नवंबर 2021 जब हम बात करने वाले हैं तो हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी की। और प्रधानमंत्री जी अगेन जो है वो बात करने वाले हैं अन्न योजना की। ठीक है, अन्न योजना इसमें बात करने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर से एक्सटेंड कर दी है इसकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो फिर और 4 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। पहले भी एक बार एक्सटेंड की गई थी जो कि दिवाली तक की गई थी, फिर इसमें जब नवंबर में फिर से उसको आगे 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि प्रो पीपल योजना है भाई, ये लोगों के लिए इससे फ़ायदा होगा, सिटीजन्स का इससे फ़ायदा होगा, देश के जो नागरिक हैं उससे इनका फ़ायदा हो रहा है। और इन्होंने कहा है कि दिसंबर 2021 से इसको मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है और 5वां चरण इसको माना जा रहा है इस स्कीम का। ठीक है, अब ये किसके अंतर्गत थी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, पूरी चीज़ अपन पढ़ ही चुके हैं कि स्कीम जो थी वो लॉन्च की गई थी 2020 में, जब कोविड के बाद, जब कोविड की लहर आई थी उसके बाद इसको लॉन्च किया गया था। उस स्कीम में 5 किलो गेहूं जो है, 5 किलो जो ग्रेन है, मतलब सिर्फ गेहूं नहीं, गेहूं चावल नहीं, 5 किलो अनाज जो है वो दिया जाता था हर आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि उस इकोनॉमिक जोन के नीचे आता था। ठीक है, ये कवर करता था ऑल द बेनिफिशरीज हुआ कवर्ड अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी के अंदर आते थे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एनएफएसए के अंदर आते थे, या फिर अंत्योदय अन्न योजना एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड। ठीक है, उनके अंतर्गत जो भी लोग आते थे उनको इसका फायदा मिलता था और 5 किलो अनाज जो था वो दिया जाता था। अब हम बात करने वाले हैं 18 दिसंबर पे। 18 दिसंबर पे हम बात करने वाले हैं 2021 की, और वी आर टॉकिंग अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक्सटेंडेड। ये भी जो है ये दोबारा एक्सटेंड हुई है, मतलब इसको जो पहले से चल रही थी उसको बस जो समय अवधि है वो बढ़ा दी गई है। और यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लैगशिप हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम नेम्ड प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टिल मार्च 2024 तक इसको बढ़ा दी गई है, समय अवधि में इसके चेंज कर दिया गया है, एक्सटेंशन कर दिया गया है। इसका भी पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू कंस्ट्रक्ट 155.74 लाख हाउसेज रिमेनिंग ऑन एज मार्च 2021 तक, जो कि घर की संख्या जो बची थी, ये कंस्ट्रक्ट नहीं हुए थे, उन घरों को बनाने के लिए ये अवधि जो है बढ़ाई गई है, जो कि नंबर था 155.75 लाख हाउसेज को। अब बात कर लेते हैं अपन एक्सटेंशन ऑफ दिस स्कीम टिल मार्च 2024 ensures that remaining 155.75 lakhs household within the target of 2.95 crore houses under PMAYG will be provided assistance to construct पक्का हाउसेज विद बेसिक एमिनिटीज एंड बिट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल ऑन रूरल एरियाज। तो अब इसमें क्या किया गया है, वैसे काज बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत फायदा भी हुआ है इससे कि भाई पैसा दिया गया है सरकार के द्वारा कि भाई पक्का घर का निर्माण किया जाए। ठीक है, उसमें बेसिक एमिनिटीज़ जो है, खासकर टॉयलेट वगैरह जो है, इसका ध्यान रखा जाए और पक्का घर का निर्माण किया जाए, ताकि जो हर बार का जो ये चक्कर है ना कि लोगों को रहने के लिए घर नहीं होते, कम से कम हाउसिंग फॉर ऑल जो है, जो बेसिक एमिनिटी है वो मिलनी चाहिए। बेसिक घर, कपड़ा, मकान जो है उसको पूरा करने के लिए इसका होना बहुत जरूरी था। As of November 29, 2021, total of 1.65 crores PMAYG houses have been constructed out of 2.95 crores. It is expected that 2.02 crore houses, which is equal to Section 2011 database permanent wait list, will be completed by August 2022 तक। ये बोला जा रहा है भाई कि 2022 तक वो जो नंबर थे जो डेटाबेस में हैं वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे। देखिए क्या होता है। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट 15th of December 2021 कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर 2021-26। ये जो सिंचाई योजना है ये कब तक के लिए है, PMKSY नाम रखा गया है इसका, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और इसके की पॉइंट्स क्या हैं, प्रधानमंत्री जो सिंचाई योजना है ये लॉन्च की गई थी 2015 में।
ठीक है। और ये अम्ब्रेला स्कीम थी जिसके अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारी स्कीम्स आती थी। और सेंट्रल ग्रांट जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, इट कंप्राइजेज ऑफ 2 कंपोनेंट्स, नेमली एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम एंड हर खेत को पानी मिले स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड विद इन द आउटले ऑफ 93,068 करोड़। इतना सारा अमाउंट इसको दिया गया था, ठीक है। और इसका मतलब था कि भाई सब खेतों में पानी तक जो है पहुंचना चाहिए, बेसिक इरिगेशन की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। CCEA अप्रूव सेंट्रल सपोर्ट ऑफ ₹37,454 crores to state. 20,434.56 crore of debt servicing has been approved for loan available by Government of India to develop irrigation during PMKSY 2016-21। इतना जो है वो लोन का अमाउंट सेक्शन कर दिया गया है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसको देगी, किसके तहत? PMKSY स्कीम के अंतर्गत, जो कि चल रहा है 2016 से लेके 21 तक का इसका मिशन था। When the continuation of the scheme during 2021-26, total target of additional irrigation potential creation is 13.88 lakh hectare। अब ये बढ़ा दिया गया है ना, 21 के बाद ये 26 तक बढ़ा दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो एरिया है वो भी बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज हो गया है। और वो कितना हो गया है, पहुंच के अब 13.88 लाख हेक्टेयर्स जो ज़मीन है उसको फ़ायदा होगा, इरिगेशन की फैसिलिटी उसको मिलेगी। अब इसके साथ हम आ गए हैं अंत पे अपनी पॉलिसीज़ और स्कीम्स की, जो 2021 की थी। हमने पूरी जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक अपनी स्कीम्स जो हैं वो पूरी कर ली हैं, ठीक है। आई एम श्योर आपको समझने में आसानी हुई होगी, हमने बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, सिंपल वे में समझा है। अगर अभी भी समझने में कोई दिक्कत है तो क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है magnetbrains.com पे, वहाँ पे आप लॉगिन करेंगे और आपको पता है ना कि आपको सारे जितने हमारे कोर्सेज चलते हैं उन सब के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, चाहे वो KG1 से लेके 12 तक हो, NTSC हो, ओलंपियाड हो, सब कुछ आपको मिलेगा। आपको सिर्फ अपना जो आप पढ़ना चाहते हैं वो जाना है, उस ऑप्शन पे क्लिक करना है और खोलना है। तो जैसे आपने यहाँ पे ओलंपियाड खोला, ठीक है, अब आपको यहाँ पे इंग्लिश ओलंपियाड भी दिख रहा है, आपको यहाँ पे GK ओलंपियाड भी दिख रहा है। तो अब अपन जैसे GK पढ़ रहे हैं, राइट, तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे वॉच नाउ पे जाना है, क्लिक करना है, GK ओलंपियाड का पेज खुल गया। अब GK ओलंपियाड का पेज खुल गया तो यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स में आपको मालूम है ना कि हम क्या करते हैं, जितना भी जो भी हमारा डेटा है, जो भी हमारे वीडियोस गए हैं, वो हम कंटेंट वाइज, सीक्वेंस वाइज सीधे स्केड्यूल करके रखते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा हम सही उसको स्केड्यूल करते हैं, बिल्कुल उसमें आपको कहीं भी भटकने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार वो था तो कहाँ गया, ये था तो कहाँ गया। सब कुछ आपको यहाँ पे नीचे वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएगा, ठीक है, सिलेबस ओवरव्यू में। आपको सिर्फ स्क्रॉल करना है और जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उस वीडियो पे आएंगे, जो भी पार्ट आप पढ़ना चाहते हैं उसको स्क्रॉल करेंगे और आप जो भी देखना चाहते हैं वहाँ रुक जाएंगे, ठीक है। अब जैसे अपन जो स्कीम के बारे में पढ़ रहे थे, अब अगर आपको कुछ लग रहा हो कि यार वो जून जुलाई में कौन सी स्कीम थी जो मैम ने बताई थी, कुछ नहीं, आप जाइए, आप वो स्कीम पढ़िए, आपको पता चल जाएगा, राइट। इस तरह से आपको पता चल जाएगा जो भी हमने पढ़ाया है अभी तक वो सब कुछ। अब अभी तक क्या था, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का बोलबाला हुआ करता था। अब ये होता था कि भाई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तो सब कंटेंट मिल जाता है, हिंदी मीडियम के जो बच्चे थे वो बेचारे कहते थे यार कि हमको कुछ नहीं मिलता, हमारे लिए कोई चैनल ही नहीं एक्सक्लूसिव। अब वो जो समस्या है वो दूर हो गई है। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए एक्सक्लूसिवली जो हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक्सक्लूसिव हिंदी मीडियम का चैनल आ गया है, हिंदी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, ठीक है। पूरी पढ़ाई वैसी ही होगी, पूरा कंटेंट वैसे ही कवर किया जाएगा जैसे अंग्रेजी में किया जाता था। आपको कहीं पर भी कोई भी चीज़ है वो छूटी हुई नहीं मिलेगी, और ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। जैसे हमारा इंग्लिश के चैनल्स हैं वैसे ये भी है। तो आपको अब बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना कंटेंट घर बैठे पूरा कंटेंट जो है आपको मिलेगा, ठीक है। अब ओलंपियाड का स्केड्यूल तो आपको मालूम ही हमारा कैसे रहता है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे आते हैं हमारे वीडियोस। सुबह 10 बजे आ जाता है अंग्रेजी का, फिर आता है 1 बजे IMO का, 4 बजे आता है साइंस का, और शाम के 7 बजे आता है अपना IGKO का। इसका आप प्रीमियर सेट कर सकते हैं, है ना। आपने एक बार प्रीमियर सेट कर लिया तो आपको पता है कि अपने आप ही आपको दिखा देगा कि भाई ये वाला जो वीडियो है ये आने वाला है, राइट। अब ये आपको मालूम है कि जब हम बात करते हैं, हमारा 100% इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। यूट्यूब पे भी आपको बिल्कुल वैसे ही हमारे वीडियोस मिलेंगे सीक्वेंस ऑर्डर में जैसे कि हमारी वेबसाइट पे हैं, ठीक है। आपको कहीं पे भी कोई भी फीस नहीं देनी है। ऑल यू नीड टू डू इज़, आपको क्या करना है, आपको यू नीड टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ्री एजुकेशन मिल सके, एक्सेस हो सके फ्री एजुकेशन का, जो कि राइट टू एजुकेशन है, राइट। बच्चों का तो बेसिकली आप कह सकते हैं ना कि बिल्कुल आपका राइट है एजुकेशन पे, वो आपको बिल्कुल मिल सके
सके, क्वालिटी एजुकेशन मिल सके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एट द कंफर्ट ऑफ योर हाउस, राइट। दिस इज ऑल यू नीड टू डू। ये जो हमने पढ़ा है इसको फिर से आप रिवाइज कीजिए, बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, बनेंगे। करंट अफेयर्स में पॉलिसीज और जो स्कीम्स हैं वो अक्सर पूछी जाती हैं, राइट। आप अगर IGKO के अलावा भी और भी अगर कोई आपके फ्रेंड है जो उसको जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स तो सबके लिए काम का होता है, आप सबको दिखा सकते हैं और सबके साथ बैठ के भी देख सकते हैं, ठीक है। सो अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, take care of yourself, study very very hard and do brilliantly in examinations. Okay, मैं आपको मिलूंगी next time next topic के साथ, तब तक bye.